अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइज एंड शाइन में वेलकम। 9 से 11 बजे हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज हैं, बातें हैं, गपशप है, मसाला है, गॉसिप है और बड़ी जेन्युइन कंसर्निंग परेशानी वाली न्यूज़ भी हैं जो कि हम सब यहाँ डिस्कस करेंगे राइज एंड शाइन में। और परेशान तो होना नहीं है, सब मिलके मुकाबला करेंगे ना, जिस भी तरह के हालात हों, जिस भी तरह के वाकयात हों। पता है मुझे हौसला किससे बहुत मिलता है? चाइना से। मैं कहीं भी हालात से, कहीं से टेंशन मुझे होती है यार ये क्या हो रहा था, तो मैं चाइनीज़ जो उनके हुकूमत के लोग हैं, जिस तरह वो यूएस वालों को जवाब दे रहे हैं, जैसे वो यूके वालों को, यूरोप को, दुनिया को जवाब दे रहे हैं, वी डोंट केयर, देख लेंगे, एंड तक लड़ेंगे ऐसी की तैसी। लेकिन आप इसमें देखें कि मुल्क का, उसकी मईशत का मजबूत होना कितना ज़रूरी है। फिर आप जवाब देते हुए बहुत अच्छे भी लगते हैं, एक अलग आपका एक स्टांस होता है, एक अलग आप कॉन्फिडेंस से फिर जवाब देते हैं दुनिया को। और यही हमें करना है, पाकिस्तान को एक पावरफुल, इंडिपेंडेंट, सही नेशन बनाए ताकि हम भी जवाब दें, ईंट का जवाब पत्थरों से दें। ऐसे बिल्कुल, ऐसे इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग होते हैं तो फिर आपके जवाब में वजन भी होता है और फिर लोग आपकी बात भी सुनते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, कुछ भी है, कोई भी हालात वाकयात है, कैसे भी हमारा मुल्क है ना, हम उसका दिफा करना जानते हैं ना। और दुनिया को पता है कि यहाँ के लोग और यहाँ की आर्मी पंगा नहीं लीजिएगा। इनफैक्ट मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें टॉप 10 आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही थी और उन्होंने बड़ा बताया कि जी यूएस है क्या, आपकी इंडिया, उसमें सब नीचे थे और नंबर 1 पे। और ये गोरों ने बनाई हुई थी वीडियो, नंबर 1 पे बेस्ट मोस्ट पावरफुल आर्मी of the world was Pakistan. जिस भी मिशन पे पाकिस्तान आर्मी के दस्ते गए हैं, जहां भी यानी बहुत जगह उन्होंने परफॉर्म किया, तो सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान आर्मी का जो दस्ता पहुंचता है वहां उसकी होती है। क्या एयरफोर्स की बात की जाए, क्या हमारी एयरफोर्स की तो नेवी की बात की जाए, और वो तो घर की बात है, ग्राउंड फोर्सेस की बात की जाए, सुनती हूं जैसा फैसल बताते हैं, अमेजिंग मिशंस, डेडिकेशन, पूरी जिंदगी जो लगा दे तो क्या। और देखिए जानों के नजराने पेश किया, ये ऐसे ही नहीं हमने यानी ये जो एक्सपर्टीज हासिल कर लिया या चीजें, हमने इस पे फोकस किया। हमारे हालात कुछ इस तरह के थे कि हमने अपने आप को मजबूत बनाया है और हमने वो कुर्बानियां दी हैं, एज ए नेशन भी कुर्बानियां दी हैं, सिविलियंस की जानें भी गई हैं और हमारे आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं उनकी भी जानें गई हैं। तो किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं और ये बिटवीन द लाइंस मैसेज हम दे रहे हैं। और इसीलिए जिन्हों जो दुश्मन है, जो करना होता कर चुके होते, बिल्कुल ऐसे तो बातों से तो वो बाज आते नहीं। जैसे कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया बस मौका चाहिए और ऐसे टाइमिंग पे ऐसा शोशा छोड़ देते हैं कि ताकि वो जो सबसे ज़्यादा ना कि इमेज ख़राब करो, मौका मिल जाए। पता है कि यहाँ पानी की टेंशन चल रही है तो ठीक है जी, बड़ा अच्छा टाइम है, साथ में आपके दूसरे मुल्क के डेलीगेट्स भी आए हैं, चलो जी हम एक शोशा छोड़ते हैं, हम एक कहानी बनाते हैं, ना उसका प्रूफ ना कुछ, कोई भी वारदात, टेररिस्ट अटैक या कुछ होता है पाकिस्तान में, हमारे यहाँ टाइम लगता है बताते कि भाई ये हो गया है, खबरें चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हम तो ये नहीं कह रहे कि नहीं हुआ वाकया, आपके टाइम लगता है, कभी भी नहीं आप फौरन बता सकते, या तो फोन करके खुद बताए कि जी हमने किया। अगर ऐसा नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन किसी किस्म की फोरेंसिक, आपके घर में वाकया हुआ है, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं, अब उनका अगर लैब्स है कहीं तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करें ना, अपने आप को बेहतर बनाएं, बजाय इसके कि पाकिस्तान पर आप इल्जामात लगा देते हैं। ना सिर्फ इल्जामात लगा देते हैं और पता नहीं क्या मीडिया है आपका, ये भी समझ नहीं आती कि वो किसी खबर को ऑथेंटिकेट किए बगैर वो बस लग जाते हैं वॉर मॉन्गरिंग में, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में, मतलब और इतना जोर जोर से चीख के बातें कर रहे होते हैं, जैसे पता नहीं चीखने के बाद आप क्या प्रूफ कर देंगे पॉइंट, और कहां आपकी ये कौन सी वॉर है नर्व्स की जो आप जीत जाएंगे। क्या है मुझे समझ नहीं आता। कोई टेररिस्ट अटैक इंडिया में होता है तो वो कोई एआई ऐप से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, सिरी से पूछते हैं, या खुद ही कोई देख लेते हैं कोई ख्वाब में या कोई डे ड्रीमिंग में कि यार ये है, बस अनाउंस कर दो, पाकिस्तान ने किया, अनाउंस कर दो, ये जो जनाब विदिन मिनट्स। बिल्कुल ऐसे है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इसके पीछे ज़ाहिर एक बैकग्राउंड है। ये 2 दिन जो कुछ होता रहा है ये सब आपके सामने ही है। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाया, हुआ ये कि भारत के अंदर 400 किलोमीटर अंदर, यानी ऐसा भी नहीं है कि बॉर्डर पे, बिल्कुल बॉर्डर पे कोई काम हुआ है, 400 किलोमीटर अंदर एक वाकया होता है जिसको सभी कंडेम करेंगे, टूरिस्ट को मार दिया गया। आपकी इतनी 9 लाख फौज है वहां पर, इतने आपकी इंटेलिजेंस है, आप कहते हैं हमारी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी, अगर आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस का फेलियर है, 27 सयाहों की जानें चलेंगी। अब वो 27 सयाहों की जानें गई तो उसके बाद एक हलचल सी मच गई और वहां पे मीटिंग्स, इजलास होने लगे। आपके मीडिया ने हमारे ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। चले मीडिया की हद तक तो ठीक था, 1-2 दिन इल्जामात लगाते वो, लेकिन फिर उनकी जनाब कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई भारत में। नरेंद्र मोदी वापस आ गए दौरा मुलतवी करके, और कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्होंने फैसला ये किया कि वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो भारत ने मुअत्तल कर दिया। और ये कि पाकिस्तान के यानी कि पानी बंद कर दो। पहले यहाँ पानी के जो भी मसाइल चल ही रहे हैं, वैसे केनाल इशू हमारा है, लेकिन इस ऊपर से इस पे ये
पानी फौरन बंद कर दो। भाई आप होते कौन है ऐसे जो इतना एक इंटरनेशनल मुआहिदा हुआ, बिल्कुल ठीक है, जिसको आप ऐसे खत्म कर ही नहीं सकते, आप अनाउंस कर देते हैं वीजे खत्म कर दो, कोई नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बच्चों का खेल चल रहा है यार। और न सिर्फ ये, आपने वीजे मंसूख कर दिए, आपने एक जंगी सी कैफियत बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं। पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं आप, खित्ते में आग लगाने की कोशिश। आपने पाकिस्तानियों के वीजे मुअत्तल किए हैं, मंसूख कर दिए हैं। आप ये कह रहे हैं कि सिफारती जो ताल्लुकात हैं उसको भी मंसूख कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी अथॉरिटीज की, अच्छा पहले थोड़ा सा ये बताया था कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। 1960 में ये मुआहिदा हुआ नादिया, और इससे पहले भी भारत ने 1948 में यही किया कि पानी क्योंकि ज़ाहिर है वो ऊपर से आता है और हम डाउन द ड्रेन हैं, तो भारत ने पानी रोका और वहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई और जनाब एक जंग किसी कैफियत। तो खैर उसके बाद दुनिया ने रियलाइज किया कि भाई इन मामलात को सॉर्ट आउट होना चाहिए। तो 1960 में ये मुआहिदा होता है इंडस वाटर ट्रीटी का। वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है, यानी आर्बिट्रेटर जो है वो वर्ल्ड बैंक है इसमें। और इसमें वेस्टर्न रिवर्स और आपके ईस्टर्न रिवर्स, इनको बाकायदा तौर पर एक मुनसिफाना तकसीम की गई है पानी की। तकसीम तो खैर हो गई 1960 में, उसके बाद भी भारत उस मुआहिदे पर काम नहीं कर रहा है, यानी वो हमेशा से या तो वो फ्लडिंग करवा देंगे कि चलो जी पानी छोड़ दो क्योंकि वहां सैलाब आ रहा है, वहां ज्यादा पानी ऑलरेडी है, तो चलो जी पानी छोड़ दो, ज्यादा पानी दे दो पाकिस्तान में, या पानी रोक लो। तो बस ये ब्लैकमेल करने की बात है। ब्लैकमेलर्स हैं इंडियंस, समझिए। और आप ये कर नहीं सकते, कैसी आप कैसे इसको मुआहिदे को खत्म कर सकते हैं? वन साइडेड आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं हो सकता। वन साइडेड आप जो इकदाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पता नहीं आप अपने लोगों को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खैर ये मुआहिदा खत्म कर दिया और मैंने आपको कहा कि वीजे मंसूख कर दिए और ये सारी सूरत हाल के हम तो बदला लेंगे और हम जवाब देंगे। पाकिस्तान ने इसमें भरपूर तरीके से, बड़े जिम्मेदाराना तरीके से रिस्पॉन्ड किया। ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। और पाकिस्तान में अभी जो सिक्योरिटी मीटिंग होने वाली है बहुत जल्दी, अभी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी का इजलास से खिताब करेंगे और वहाँ इजलास बाकायदा मुनक़िद किया जाएगा कि जो भारत की तरफ से किया जा रहा है इसके बारे में अब लाए अमल क्या होगा। वज़ीर दिफा ने बयान दिए हैं, नायब वज़ीर आज़म ने बयान दिए हैं, तमाम सियासी जमातों के सरबराहान ये बयान दे रहे हैं कि किसी गलत फहमी में ना रहे। तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा, जैसा भारत करेगा वैसे उसको जवाब दिया जाएगा। जैसे पुलवामा का उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, अब ये दोबारा ये पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हमारे ऊपर कोई अटैक करना चाह रहे हैं, तो ये इनकी बिल्कुल। और ये जो भी डिस्प्यूट मसले हमारे यहाँ चलते रहे, लेकिन दो बातें तो तय हैं। एक तो ये कि न्यूक्लियर पावर हम हैं, दूसरा ये कि बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड वो भी हमारी है। एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, आर्म फोर्सेस, आर्मी, और इसके अलावा जो लोग हैं वो भी भाई जब छेड़ो तो पागल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपस में चाहे कुछ भी करें, आपस में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन मजहब को लेके, हमारे मुल्क को लेके हम लोग पागल हैं। तो प्लीज पंगा नॉट। बिल्कुल। और अपनी जबान में बता दिया, आम जबान में, लोगों की जबान में मैंने सही कहा आपने। हो जाती हूँ, जज्बाती हो जाती हूँ, होना भी चाहिए। देखिए कि हमने तो देखा, मैं जैसे जो आर्म फोर्सेस के बैकग्राउंड से, हमने सारी जिंदगी ये देखा है। ये नहीं कि हमारे अब्बा कुछ दिन के लिए जी मिशन है कुछ है, ये सारी जिंदगी लगा दी इस मुल्क के लिए। मैंने, मेरे फैमिली में जो मेरे बड़े हैं, हमने देखा है उनको, और इतनी फैमिलीज को देखा, हमने देखा है कैसे जान के नजराने दिए हैं। मेरे हस्बैंड का क्रैश हुआ था, ही सर्वाइव दैट, जी जी, ठीक है ना। लेकिन कितने लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, कमर टूट गई, दांत हिल गए, सारा हाल। आज तक वो मैनेजमेंट है तो करते हैं अपने मुल्क के लिए। और क्या क्या डेली रोज जब निकलते हैं, पता नहीं एयरफोर्स ऑफिसर जब निकलते हैं ना, जब कुछ सब सो रहे होते हैं, निकल रहे हैं, पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे, नहीं पता। वो डेली की जंग है उनकी। और जो फिर मैदान में लेकिन हम या जो नेवी वालों को देखो, जो महीने कैसे, मतलब सबमरीन में आप लोग रह सकते हैं, समंदर में रहते हैं। सोचिए जरा समुंदर पे कैसे। तो हर एक को सलाम। और माशाल्लाह इसकी वजह से हम नींद की, जो हमारी नींद है वो सुकून की नींद होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई जरा से होश के नाखून लें आप और हमसे बातचीत करें, इस खित्ते के अमन के लिए बात करें। इस वक्त हमें सीनियर साफी और तजज़ियाकार मुनीब फारूक ने ज्वाइन किया। मुनीब, बहुत शुक्रिया आपने राइज एंड शाइन में हमें वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुनीब, जरा बताएं कि ये जो सब चल रहा है इसमें वर्ल्ड बैंक का क्या किरदार है? जब आप एक कोई मुआहिदा होता है और वो एक तरफ से अनाउंसमेंट आ जाए कि भाई हम तो इसको तोड़ रहे हैं, इस मुआहिदे को, तो उनका क्या रिएक्शन होता है फिर? बहुत शुक्रिया। देखिए, वर्ल्ड बैंक तो इसमें एक एज अ गारंटर है, और दूसरी बात यह है कि इस मुआहिदे को उन्होंने बेसिकली सस्पेंड किया है। जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके तहत। अब देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से एक ब्लेटेंट वायलेशन हो रही है और यूनिलैटरल है। सो ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो जो वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर जो भारत के पास कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी,
वो भी कोई ऐसी नहीं है कि कोई इतनी फिनोमिनल नहीं है कि वो जो इतना पानी आता है ऐसा नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता कोई चीज ड्राई आउट हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। अगर प्रैक्टिकली आप इसको देखें तो भारत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है ऑन वेस्टर्न रिवर्स पर्टिकुलरली कि वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस पानी को कंज्यूम कर ले या ऐसे किसी जगह कंजर्व कर ले। देखिए, एक कुछ चीजें होती हैं जो किसी फौज से, किसी आर्मी से, किसी फेयर से मॉनिटर नहीं होती या नहीं चलती। वो एक मदर नेचर, जिस तरह से नेचर चलती है, आप पानी को रोक नहीं सकते। इसी तरह से ये भी एक ऐसा ही मामला है। इसके ऊपर अपने वहां पर मुद्दे उनके जो इतने हैं, जो उनकी अपनी अवाम है उसको खुश करने के लिए, देखिए वो थ्राइव करते हैं सारी चीज के ऊपर। एंटी पाकिस्तान नैरेटिव भारत के अंदर, उनकी जो पॉलिटिक्स है वो इसके ऊपर फ्यूल होती है, थ्राइव करती है। उनका मीडिया अगर आप देखें हिस्टेरिकल हुआ है पिछले 1-2 दिन से, और पागलों की तरह वो जो हरकतें कर रहे हैं वो इतनी एबनॉर्मल है। यानी 7 दहाइयों में वो आजाद कश्मीर का 1 इंच नहीं ले सके या कुछ हो नहीं सका, लेकिन उनकी जो बातें हैं, अगर आप सिर्फ उनकी नेशनल टेलीविजन डिबेट को देखें तो वो बिल्कुल पागलपन की हुदूद से भी बाहर जा चुकी है। बिल्कुल। तो वहां पर एक ये जिंगोइज्म है, ये वॉर मॉन्गरिंग है, और ये कोई पहली चीज नहीं है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वी हैव ट्राइड एंड टेस्टेड देम, बट लास्ट टाइम जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने छेड़खानी करने की कोशिश की थी तो हमारा रिस्पॉन्स बड़ा स्विफ्ट और बड़ा ब्रूटल था। तो इस वक्त भी जहन में रखिए कि पाकिस्तान बेशक मुआशी साइज में भारत का कोई मुकाबला नहीं है, इवन जो मिलिट्री माइट है भारत की वो बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान का रिजॉल्व, और पाकिस्तान इस रीजन के अंदर वो वाहिद मुल्क है जिसने भारत की हेजमनी कभी कबूल नहीं की। और भारत के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है कि पाकिस्तान को वो मैनिपुलेट नहीं कर सके, पाकिस्तान को वो अपने काबू में नहीं कर सके। बड़ी रिजिलियंट नेशन है हमारे मुल्क की। लेकिन मुनीब, इसमें मुझे ये बताएं कि देखिए हर चीज की टाइमिंग होती है ना। अक्सर हम देखते हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं भारत में या पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है तो फिर आप इस तरह की करते हैं। इस वक्त क्या इसकी टाइमिंग, आपने कल से अब तक एनालाइज क्या किया, क्या वजह थी, रीजन क्या है इसका कि ये इन्होंने एक मुद्दा खड़ा किया? देखिए, भारत के अंदर उनको अपनी, जैसे मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि वो उनके एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो इलेक्शन से लेकर और इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर टेन्योर वो ये हरकतें करते हैं कि जस्ट टू अपनी जो एक हुकूमत है उन्होंने बनाई हुई, या जो खास तौर पर मोदी सरकार है या कोई भी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट हो, वो एक फसाद क्रिएट कर देते हैं कि जी नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा मसला हो गया और बहुत बड़ा फसाद है। अगर आप ये वाकया जो कि पाकिस्तान एज अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल स्टेट, पाकिस्तान इस वाकये को कंडेम करता है, लेकिन आप ये देखिए कॉमन सेंसिकल सवाल है कि पाकिस्तान को इस तरह के हमले से क्या मिलेगा? क्या कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ है, किसी फौजी ब्रिगेड पर हमला हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है तो फिर तो बात कोई इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट भी है। सिविलियंस के ऊपर एक वो जगह जो कि बॉर्डर से 400 किलोमीटर दूर है, श्रीनगर से ऑलमोस्ट 2 घंटे की ड्राइव है, वहां पर पाकिस्तान ऐसा हमला करवा सकता है या करने में इंटरेस्टेड होगा। ये बात भारत को भी देखनी है कि पिछले 7 दहाइयों से ज्यादा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में उन्होंने लाखों कश्मीरियों को मारा है, उनको ब्रूटली मारा है। वहां पर जितनी रेजिस्टेंट मूवमेंट थी, वहां पर एक इंडिजिनस मूवमेंट मौजूद है, ज़हन में रखिए। इसलिए वहां पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं भारत के या भारतीय सरकार के, उनको इस बात को रूल आउट वो नहीं कर सकते कि वहां के लोकल इश्यूज हैं और वहां की जो लोकल मिलिटेंसी है उनकी नजर में, उसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मुनीब, कोई उनके जो मीडिया ने, जो उनके जर्नलिस्ट हैं, को 2-4 शायद मुनासिब लोग भी हों, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हमें थोड़ा सा एविडेंस दें, हमें तस्वीरें दें, वीडियोस दें, प्रूफ दें, ताकि फिर हम शोर मचाएं? देखिए, जो मेंटल मैडनेस है ना, वो इन चीजों के ऊपर वो शायद सब्सक्राइब नहीं करती टू सैनिटी। उनके अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो ये होती हैं कि हमने एक जारी बात है, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, 1.5 बिलियन के करीब उनकी आबादी है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो बेचना है ना, और उनका जो मीडिया है वो भी स्टाफ कर रहा होता है। आप उनकी नॉर्मल डिबेट्स भी देख लें तो वो ऐसी नहीं है जो हमारे न्यूज चैनल्स के ऊपर होती है। वहां पर आपको लोग शदीद बदतमीजी, आवाज ऊंची, चीख रहे होंगे, बदतमीजी करेंगे, अल्फाज बड़े बुरे इस्तेमाल करते हैं, जैसे पता नहीं क्या मसाला बेच रहे हैं कोई सड़क पे खड़े होकर। एग्जैक्टली। सो वो उनके लिए ये चीजें उनको बड़ा ये अम्यूज करती है ना। देखिए, जो 2019 में हुआ, उन्होंने इतना झूठ बेचा अपने पूरे मुल्क के अंदर, जब तक उनको दुनिया में ये जग हसाई नहीं हुई कि उन्होंने एक फॉल्स प्रोपेगेंडा किया, एक फॉल्स नैरेटिव बनाया, तो उसके बाद फिर उनको सुबकी हुई। पाकिस्तान ने तो अपनी जो माइट है, जो स्किल है, उसको एग्जिबिट किया 2019 में भी।
और जारी बात है देखिए, और देखिए हमने तो हदफ बनाया भी नहीं, हमने बताया भी फिर कि Exactly. हमारे सामने था वो हदफ, लेकिन हमने नहीं टच किया उसको। एग्जैक्टली देखिए, पाकिस्तान एस्केलेशन जो लेडर है उसको नहीं ऊपर लेके जाना चाहता, पाकिस्तान उसमें ऊपर नहीं जाना चाहता। हमारे अपने मसाइल और अपने मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है हम उससे लड़ रहे हैं। देखिए जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, किसको नहीं पता कि BLF या BRA की फंडिंग कौन करता है, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, पाकिस्तान बड़े कॉशियसली एक्ट करता है। अगर स्टेट टेररिज्म का कोई सबूत मौजूद है पाकिस्तान दुनिया के अंदर, तो वो भारत की स्टेट टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर। एंड कुलभूषण जाधव इज अ लिविंग एग्जांपल, दुनिया को बताया है हमने कि एग्जैक्टली वो पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा था। आप TTP की फंडिंग देख ले, आप BLA की फंडिंग देख ले, उसमें भारत का बड़ा मेजर फुटप्रिंट है, लेकिन पाकिस्तान एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट कॉशियसली एक्ट करता है। लेकिन भारत के अंदर अब जो कल से उन्होंने हरकतें की हैं, जारी बात है अभी थोड़ी देर में जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होगी तो देखिए पाकिस्तान को ब्राउबीट नहीं आप कर सकते। यही प्रॉब्लम है भारत का कि उन्हें हमेशा तकलीफ इस बात की हुई है कि एवरी टाइम दे हैव ट्राइड टू डू समथिंग वो दे हैव बीन बैडली रिब्यूक्ड। इस दफा भी वो अगर इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस बड़ा ब्रूटल होगा। और ज़हन में रखिए पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है। अच्छा मुझे बताएं कि लोगों में तो तशवीश है ना, ज़ाहिर है जो भारतीय मीडिया भी देख रहे हैं और ये चीजें भी देख रहे हैं कि वॉर मॉन्गरिंग तो हो ही रही है ना, भारत तो लग रहा है कि जैसे कोई जंग के दहाने पे हम लोग खड़े हुए हैं। पाकिस्तान का मुमकिन रिस्पॉन्स क्या होगा? और जो लोग देख रहे हैं, हमें पाकिस्तानी देख रहे हैं, क्या आप इसको बयानात की हद तक ही देखते हैं और अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए क्योंकि बड़ा वाकया हुआ है, उनका सिक्योरिटी लैब्स है तो उन्हें पाकिस्तान पे डालना है, 2-3-4 दिन ये चलता रहेगा और उसके बाद मामला सेटल डाउन हो जाएगा? आप क्या समझते हैं? देखिए मामला सेटल डाउन तो मैं इसके हवाले से हम कोई सेफली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देखिए उन्होंने उड़ी, पुलवामा, वो एक जो बिल्कुल झूठ है, सर्जिकल स्ट्राइक का एक ड्रामा ये वो करते हैं। और मजे की बात यह है कि जब वो ये सब करते हैं तो उनका मीडिया भी, क्योंकि गोदी टाइप मीडिया है, वो भी पागल हो जाता है कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। बट अनलेस जब तक उनको वो एक्सपोज नहीं होते, देखिए उन्होंने बैठ के कहना शुरू कर दिया हमने तो जी 2019 में पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया। हालांकि असल बात ये थी कि गिराए उनके तैयारे गए, दुनिया ने देखा और एक्सपोज हुए वो। और जब उन्होंने अपने नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये कहा कि देखिए ये तो जी वो F-16 का रैकेज है, तो उनके अपने एक्सपर्ट्स ने कहा कि नहीं तो भाई ये तो आपके मिग का रैकेज है और ये तो उसका। एक कौवे को मार के गए थे, एक कौवा था बेचारा जिसकी जान जानी थी। और पाकिस्तान जब भी ऐसा कोई अटैक होता है या पाकिस्तान न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स को भी, अपने जर्नलिस्ट को विजिट करवाता है वो जगह। पाकिस्तान ने 2019 में भी ये करवाया, लेकिन भारत के अंदर हालत ये है कि ना वो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स को कहीं जाने देते हैं, ना वो प्लांटेड अपने लोगों को लेकर जाते हैं और वो चीजें लोगों को दिखाते हैं, अपनी आवाम को दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। अब हालत देखिए इस वक्त ये है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी को इतनी ज्यादा भी नहीं है, उनको रिसेंटली भी इलेक्शंस के अंदर कुछ स्टेट्स के अंदर मार पड़ी है, तो हो सकता है उनको फीड करने के लिए कोई एडवेंचरिज्म वो दिखाए और वो पता चल जाएगा आने वाले दिनों में, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोपेगेंडा उन्होंने बनाया क्यों है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा मुन्नी, मुझे एक चीज बताएं, सादा सा सवाल है, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी इस वक्त इंडिया में हैं फौरन निकल जाएं, ये कौन से पाकिस्तानी और ये क्यों इंडिया में हैं, ये क्या करने गए हैं? देखिए लोग इस वक्त ज़हन में रखिए कि कुछ लोग मेडिकल रीजंस के लिए भी जाते हैं, मेडिकल वीजास के ऊपर भी जाते हैं, और कुछ लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा होता है वहां पर। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए लोग एट टाइम्स ट्रैवल कर ले होते हैं, ये तो मेरे पर्सनल नॉलेज में लोग जाते हैं, मेडिकल वीजास मिलते हैं। और वैसे तो पाकिस्तानियों के वहां पर कोई उनका वेलकमिंग बिहेवियर नहीं है, लेकिन कोई किसी डेलीगेशन के साथ गया हुआ होगा, दुनिया में कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है, मेडिकल होते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं। अच्छा इसी तरह इंडियंस कुछ यहाँ भी होंगे, फिर वो भी पाकिस्तान आ रहे होते हैं इन्हीं रीजंस की वजह से? देखिए आज अभी थोड़ी देर में पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास होगा। पाकिस्तान का रिस्पांस मुझे लगता है अभी तो मेजर्ड होगा। एक जो डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट भारत की तरफ से किया गया है, पाकिस्तान रेसिप्रोकेट करेगा, पाकिस्तान इन द सेम मैनर भारत को जवाब देगा। देखिए लेकिन इशू ये है कि अगर आप इसे एक मिलिटराइज कर रहे हैं पानी के सब्जेक्ट को, और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, भारत अगर ये कर रहा है, तो फिर जारी बात है पाकिस्तान चुप तो नहीं बैठेगा। फिर पाकिस्तान की तरफ से भी जो डिप्लोमेटिक एक रिस्पॉन्स होता है वो तो दिया जाएगा।
अगर वो पाकिस्तानी हाई कमीशन को न्यू दिल्ली में बंद कर रहे हैं तो पाकिस्तान हैज एवरी राइट कि वो इंडियन हाई कमीशन को बिल्कुल, बंद बिल्कुल, करे बिल्कुल, और बिल्कुल, उनके डिप्लोमेट्स को पर्सोना नॉन ग्राटा लेकिन मुनीब, जैसे आपने कहा सिफारती सतह पर, और वैसे पाकिस्तान का रिस्पांस मेजर्ड होगा, लेकिन बड़ा ट्रिकी भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि देखें वो ये कह रहे हैं कि वहाँ नायब सदर भी आए, उस टाइमिंग पे ये करना, क्या यूएस को कोई मैसेज दे रहे हैं वो पाकिस्तान से मुताल्लिक कि भाई इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू खत्म हो गई है, ये टेररिस्ट और ये कि की आमाजगाह है, ये मुल्क इस पर सैंक्शंस लगाए, लोगों के होते हुए हुआ ये तो देखिए। हम अपने मामलात को इंटरनेशनली कैसे अपना मौक़िफ़ सामने रख सकते हैं? देखिए, एक बात ज़हन में रखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक वैल्यू या स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस भारत के कहने से खत्म नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बहुत वाइटल स्टेट है दुनिया के लिए। हम जिस जगह पर हैं, पाकिस्तान का एक अपना फुटप्रिंट है, और माइंड यू कि ये अल्लाह का करम है हम पे कि हम दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है, इसलिए पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस जहां पर है वहां रहेगी। हाँ, ये बात जरूर है, देखिए वो भारत की जानिब से अमेरिका को जो मर्जी कहानी सुनाई जाए, लेकिन दुनिया आज के जमाने में एविडेंस मांगती है। जी जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी पीस ऑफ एविडेंस के आप अपने नेबरिंग कंट्री के ऊपर इल्जाम लगा दें। पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, और इसके लिए सारे एविडेंस देने होंगे, जिसमें हमेशा भारत में। बहुत शुक्रिया सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार मुनीब फारूक ने वक्त दिया, और इसी असना में पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, इंटरनेशनल अफेयर्स की भी माहिर हैं, फॉरेन अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, शेरी रहमान साहबा ने हमें ज्वाइन किया। शेरी साहबा, वेलकम करते हैं राइजिंग शायद में आपको। ये जो कल से अब तक हो रहा है 2 दिन में, आपने इस सूरत हाल को कैसे एनालाइज किया? इसकी टाइमिंग से मुताल्लिक बताइए। सिंध तास मुआहिदा, इंडस रिवर का जो ट्रीटी है हमारा, इसको भी मुअत्तल उन्होंने किया है, क्या कहेंगी? जी, सिंध तास मुआहिदा एक तो सबने कहा होगा, आपने सुना भी होगा, यकतरफा ये जो ट्रीटी है, मुआहिदा है, यकतरफा तौर पर नहीं खत्म किया जा सकता। भारत अपनी नई, इन्होंने बहुतान की जो सियासत बिल्कुल रैचेट अप कर दी है, एस्केलेट कर दी है, ये तो इनका अपना एक नया तरीक़ेकार, और बढ़ता, नया भी नहीं है, ये बढ़ता चला जा रहा है, आप देख रहे हैं बिल्कुल काफी सालों से। तो देखिए, आज मीटिंग भी है आपके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, और हुकूमत का भी एक इस पर मेजर्ड रिस्पांस जरूर आना चाहिए, और यानी कि पानी के हवाले से भी, सिंध तास मायदे के हवाले से भी, और जो जिस तरह पाकिस्तान को इस वक्त उन्होंने एकदम कठेरे में खड़ा करने की कोशिश की है, बगैर किसी शवाहिद, एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन किसी के, तो ये एक अजीब व गरीब इन्होंने सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है अपनी दाखिली नाअहलियों की वजह से। अब वहाँ सिक्योरिटी लैप्स तो बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक हाई सिक्योरिटी इलाका है। आप अगर ओपन सोर्स मीडिया पे कश्मीरियों को सुन भी लें मकबूजा कश्मीर में, तो वो कह रहे हैं कि 10 तो चेक पोस्ट है यहाँ पे, और हमें तो आने जाने, आमदोरफ्त की फ्रीडम है ही नहीं, आज़ादी है नहीं है, तो फिर ये कैसे हो रहा है? तो और वहाँ जितनी 7-8 लाख फौज तानियात है, उस इलाके के इर्द गिर्द डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी वहाँ खड़ी हैं। तो इस बारे में अब मैं समझती हूँ स्पेकुलेशन और तज्जिए हमें वेट कर लेना चाहिए आज रिस्पांस हुकूमत का। मगर सिंध तास मुआहिदा, इतना तो हम सब जानते हैं कि सिंध तास मुआहिदा एक तरफा तौर पर नहीं मुअत्तल हो सकता। वो करना चाह रहे हैं, ये एक अनाउंसमेंट है, और वो दबाव में डालना चाह रहे हैं हर तरफ से पाकिस्तान के। वो एक रंग आलूद एक, शेरी साहब, अगर वो कोशिश उनकी जारी रहती है, जो कि नहीं हो सकता एक तरफा, सब कह रहे हैं, तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है, क्या है वेन्यूज पाकिस्तान के पास, क्या है इसको लेकर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मौजूद हैं। देखिए, आर्बिट्रेशन होती है, कमीशन होते हैं, परमानेंट इंडस कमीशन, वो सारे हैं। और अब ये है कि वो गैर फाल करना चाहते हैं, तो वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन इसका जामिन भी मल्टीनेशनल एमडीबी जिसे कहते हैं, डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक है, उनसे भी पाकिस्तान को रुजू करना चाहिए। और इन 2-3 फोरम्स हैं। अब ये ज़ाहिर फैसले हुकूमत करे अपने लॉ डिपार्टमेंट से और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन डिपार्टमेंट से। मैं और आपको तो ये सोचना नहीं चाहिए कि किस हम उसमें जाएं। लॉयर इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में ये देखना पड़ेगा
कि कौन सा मुअस्सर होगा, कौन सी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होगी, कौन सी मीडियम और कौन सी लॉन्ग टर्म, ये सारी तीनों डिप्लॉय करनी चाहिए। और मैं समझती हूँ जो भी फैसला होगा उसके बाद हम बात करते हैं। बिल्कुल। शेर रहमान, ये बताएं कि जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में इनके लिए एक टारगेट भी बड़ा आसान है क्योंकि वहाँ इंटरनेट ही ने मुअत्तल किए हुए हैं, तो वहाँ के लोग वीडियोस बना के, पिक्चर्स बना के या अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं दुनिया तक पहुँचा सकते हैं कि भाई असल बात क्या है, ये हुआ ये नहीं हुआ। तो इन्होंने तो वैसे ही पहले उसको कंट्रोल किया हुआ है, कट ऑफ किया हुआ है दुनिया से, ताकि किसी को असली फैक्ट कभी पता ही ना चले और ये कोई भी कहानी बना दे। एक देखिए, मकबूजा कश्मीर पे तो एक ओपन प्रिजन है दुनिया का सबसे बड़ा, अब गाजा के अलावा। और आप देख रहे हैं कि वहाँ जो सूरत हाल है वो ना सिर्फ इंटरनेट और दूसरी सिचुएशन, वो तो पूरा एक उन्होंने उसके इर्द गिर्द एक जंग आलूद सा आयरन कर्टन बना दिया है, जो आप 20वीं सदी की जब जंगें होती थी उस हवाले से ये यूरोप में होता था, जैसे जर्मनी में जैसे बना हुआ था। जी, अल्काट्राज़ है ये तो पूरा। जी। तो दे आर ट्राइंग टू डू दिस इन 21वीं सदी में। अब जब उनका खुद के पानी के मसले इतने सख्त संगीन हैं, उनके अंदरून इतनी खालिस्तान की तहरीक है, बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं अंदर उनकी तहरीकें हैं, और उनकी अपनी पॉवर्टी लेवल बहुत ज्यादा हैं। वो जो इस वक्त पोर्ट्रे कर रहे हैं दुनिया में, उनके जो तरजीहात हैं वो बिल्कुल उनकी आवाम की बुनियादी ज़रूरियात इससे बरक्स हैं। वो वहाँ फार्मर क्राइसिस होती है अक्सर और बेशतर, यहाँ से बहुत ज़्यादा। तो एक उनको भी सोचना चाहिए कि दौर है जब आप क्लाइमेट, ख़ास तौर से माहौलियाती तब्दीलियाँ इतनी तेज़ी से आ रही हैं जी कि वहाँ तो बातचीत चल रही थी कि जी स्मॉग डिप्लोमेसी होगी फला। अब इंडस बेसिन उनके पास भी है, हमारे पास भी है। तो ये एक तरफा कोई फैसले जो होते हैं ना ये पायदार होते हैं, ना इनकी कोई लॉन्ग टर्म हैसियत होती है। सॉरी टू से। अच्छा शेरी साहब, मुमकिन वजूहात आप क्या समझती हैं? थोड़ा सा इस बारे में, इंटरनेशनल जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ट्रेड वॉर चल रही है चाइना और यूएस की ऑलरेडी, मतलब इतना अनरेस्ट है कि जी आपको ग्लोबल रिसेशन में दुनिया जा सकती है, यूएस में तो होना ही है रिसेशन। ऑलरेडी बड़े मसाइल हैं। क्या एफर्ट हो सकती है मुमकिन तौर पे देखा जाए पूरी दुनिया में जैसे कोई वर्ल्ड वॉर वाला माहौल। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। माहौल तो एक इस वक्त काफी तनाजे का है हर तरफ, लेकिन मैं समझती हूँ इसमें जल्दबाजी करना भी इस वक्त थोड़ा सा मेरी नज़र में फायदेमंद नहीं होगा, सूदमंद नहीं होगा। एक रिस्पॉन्स आप ज़रूर दें, और पाकिस्तान के पास अपनी दिफाई कैपेबिलिटीज भी हैं। तो जाहिर है अब जब ट्रेड वॉर में आप देख रहे हैं पाकिस्तान इतना मुतासिर नहीं हो रहा है जितना ज़्यादा दूसरे ममालिक हैं। और ट्रेड ये जो गैप खासतौर से अमेरिका की तरफ से मिला है, एक नेगोशिएटिंग टाइम बहुत से ममालिक को, उसको इस्तेमाल करें, मौसर तरीके से डिप्लोमेसी अपनी करें जी। और इस पूरे जो माहौल में आप अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढें। आप तिजारत की बात करें उसमें तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आप वैल्यू चेन में इंटरव्यू करें, उनको अपनी कंफर्ट दें और अपना लें, क्योंकि आपके पास सरप्लस है जी। तो शेरी रहमान, अभी ये भी इनकी इंडिया की इन हरकतों की वजह से इस पूरे रीजन में, अच्छा सॉरी, बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहब। ये आपसे मैं बात करती हूँ, ये मैं क्योंकि जनरली और भी बातें करनी चाहिए, क्या फील कर रहा है और आपको पता हो इंडिया के ये मसाइल की वजह से पूरा रीजन डिस्टर्ब हो गया। जो इनके फ्रेंड्स ममालिक भी थे ना, वो भी अब फेड अप हैं कि स्टॉप इट। श्रीलंका, बांग्लादेश, और अच्छी बात है कि हमारे उनसे भी तलकात और अच्छे हो गया, क्योंकि एक कॉमन एनिमी है जिसने इस पूरे रीजन को डिस्टर्ब कर दिया और सुकून नहीं होता और कोई तरक्की नहीं कर पाता। और हम अपने मसाइल को देखें, ये रीजन पे ये जो हमेशा एक वॉर का जो एक ये थ्रेट खड़ा कर देते हैं, इससे सारे ममालिक फेड अप हैं। और जब ये यूनाइट हो जाए अगेंस्ट इंडिया, तो शायद मैं कहती हूँ और भी अच्छा होगा, जो मुझे लगता है आने वाले वक्तों में होगा। ब्रेक लेना हमने यहाँ पर, मैं जज्बाती हो गई, तुम ले लो कोई बात नहीं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। बैक टू राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़। और अभी बहुत सारा कंटेंट है शो में, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़रूरी मामला है उस पर बात करना, बिल्कुल उस पर थोड़ी सी मज़ीद और बात करेंगे। हाँ, भारत की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है, भारत कुछ जंगी माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और जिस तरीके से उनका मीडिया रिएक्ट कर रहा है सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक जो उन्होंने इकदाम उठाया। तो हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मसूद साहब ने वक्त दिया हमें।
मुझे सबसे पहले ये जानना है कि ये भारत वक्तन फवक्तन तो करता ही रहता है। इस वक्त ये जो कदम भारत ने उठाया है और एक बहुत तेजी के साथ इन 2 दिनों में, पता नहीं वो क्या चाह रहे थे, इसको प्लान कर रहे थे, हमें तो यही लगता है। आप कैसे देखते हैं इसकी टाइमिंग को? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में इंडिया कुछ अरसे से एक्सपोज होता जा रहा था इंटरनेशनली। जब हम देखते हैं ट्रांसनेशनल डिप्रेशन की बात हुई, अब सिखों के असैसिनेशन हुई कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पे अभी तो केस भी चल रहा है। फिर इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में एक अवतार सिंह खांडा था, उसको असैसिनेशन हुई। पाकिस्तान में सिखों में परमजीत सिंह पंजवार के असैसिनेशन की। फिर पाकिस्तान के अंदर 22 कश्मीरियों के असैसिनेशन, गार्डियन ने इस पर स्टोरी की है, उसमें भी ये इन्वॉल्व है। तो एक वे थे, फिर ये एस्पिनाज में पकड़े गए हैं। पाकिस्तान ये सबूत देता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी टेररिज्म हो रही है जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है, और चाहे वो ब्रास इन्होंने बनाई अफगानिस्तान में जिसमें बलोच टेररिस्ट आउटफिट्स को जमा किया। फिर 2018 में 2020 में उन्होंने एक कंसोर्शियम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाई, फितना और खारिज को ब्रास के साथ मिलाए। फोकस पाकिस्तान था, बलोचिस्तान है, कराची है। तो पाकिस्तान 5 डोजे जमा करा चुका था, और पाकिस्तान जिसमें हमने सबूत भी दिए थे, कुलभूषण यादव भी हमारे पास है। तो ये वजूहत ये एक्सपोज हो रहा था, और पाकिस्तान की रिकग्निशन बढ़ती जा रही थी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। तो रिसेंटली देखें, हमारी इकानमी बेहतर हुई, प्लस पे हम जा रहे हैं, पॉजिटिविटी शो हो रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, आपके डिग्निटरीज दे आर विजिटिंग पाकिस्तान। आपने SCO यहाँ पे करवाया, आपने अपनी माइंड्स एंड मिनरल समिट यहाँ पे करवाया, आपका PSL चल रहा है, अमेरिका आपको रिकग्नाइज करता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। फिर आपने जो हमारा आपका 4 साल का स्टांस था, माफ कीजिएगा, कि अफगानिस्तान इज द एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म, वो अमेरिका ने मान लिया। फिर हमने बात की अमेरिका के वेपन्स वहां पे है, अमेरिका ने वो भी बात मान ली। सो पाकिस्तान की स्टैंडिंग इंप्रूव हो रही थी, तो ये इंडिया को अच्छा नहीं लग रहा था। तो देयरफॉर वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो इंटरनली वहां पे है, जिस तरह वक्फ बोर्ड का मसले हैं मुसलमानों के खिलाफ में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आग लग चुकी है, इंडियन इनलिगनिफाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो एक तो वो डाइवर्ट करना था, इंटरनेशनल अटेंशन भी डाइवर्ट करना था फ्रॉम द केसेस जो चल रहे हैं उनके खिलाफ, और पाकिस्तान को फ्लोर फ्रंट पे लेके आना था कि यही दहशतगर्दी कर रहे हैं। बिल्कुल, एंड दिस वुड बी द लास्ट प्लेस जहां पाकिस्तान कभी सोचे भी कुछ करने का। ये तो हमारे लोग हैं, हम तो उनके लिए लड़ रहे हैं सालों से, उनको यही जगह मिली थी। बिल्कुल, देखें, और सिविलियन को आज तक पाकिस्तान ने सिविलियंस को कभी टारगेट नहीं किया। देखें ना कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव पाकिस्तान, या कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है तो हम कहेंगे ये पाकिस्तान करेगा। मिलिट्री टारगेट हो कुछ तो वहां पे बात हो सकती है। तो सिविलियन थे और निहत्ते लोग थे, बच्चों के साथ, खवातीन के साथ। सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी है और वो बस शुरू ही होने वाली है कुछ देर में। पाकिस्तान का रिस्पांस क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, आप बताइए। देखें जी, रिस्पांस तो एक तो चीफ ने जब लास्ट अपनी एड्रेस किया था तो ओवरसीज पाकिस्तानीज को, तो उन्होंने बड़ा वाजे किया था कि हम किसी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कश्मीर हमारी शेरक है। और उन्होंने कहा 3 जंगें लड़ी हैं, 10 और लड़नी होंगे तो लड़ रहेंगे। फिर बलोचिस्तान में भी मैसेज था, इंडिया को मैसेज था, जो लोग आप यूज कर रहे हैं इनके 10 नस्लें भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। तो पाकिस्तान अब जो वाजे एक मैसेज किया है कि अगर आप कोई मिस एडवेंचर करेंगे, जिस लोकेशन से ये साइट्स यूज होंगी तो उन साइट्स का मलिया मेट कर दिया जाएगा। एक वाज़े मैसेज हैज बीन कन्वेड, यानी आपके लिए छोड़ा, हाँ, आपके छोड़ा नहीं जाएगा, जैसे पहले हमने थोड़ा सा उनको जी। अब पहले तो हमने सारा हाथ होला रखा था, इस दफा कुछ ज्यादा ही होगा। और अभी देखें कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जब होगी इसके बाद से हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक मुफस्सल बयान भी आएगा जिसमें इस अज़म का इरादा किया जाएगा कि जी जो देखें पाकिस्तान सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, इंटीग्रिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, पूरी कौम यकजा है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो आप देख रही हैं नादिया, हम सब इस पर मुत्तहिद हैं। देखिए, फौज अपना काम कर रही है, हुकूमत अपना काम कर रही है, अब आपका इसमें क्या रोल है ये जानना ज़रूरी है कि एज ए सिविलियन मैं क्या कर सकता हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक और जंग लड़ी जा रही है सोशल मीडिया पे, अब आएंगी वीडियोज़
व्लॉग्स, चीज़ें इंडिया से जो जिनको आपने रिपोर्ट करना है, जिस पे एक फिर अच्छा चैट भी नीचे लोगों की हो रही होती है, वहाँ आपने बड़ी तमीज़ से अपना नैरेटिव देना है कि जी वेयर इज़ द प्रूफ, ताकि वहाँ के लोगों को भी समझ आए कि यार ये तो वाकई हमारे मुल्क बकवास कर रहा है, व्हाट द हेल आर वी डूइंग। तो ये जो सोशल मीडिया की जंग है ये लड़नी है आप लोगों ने, बिकॉज हम सब मिलके पाकिस्तानी बिल्कुल ऐसे ही रीजनिंग करनी है। अच्छा बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है, और आप जज्बाती भी हुई, हम भी जज्बाती हो और होना बनता भी हमारे हाँ, ये भी साथ शुरू हो जाता है ना कि उनके लोग बनाने वीडियो शुरू कर देते हैं, ये हुआ वो हुआ, तो हमारे यहाँ से भी जो कंटेंट निकले बहुत लॉजिकल होना चाहिए, बदतमीजी नहीं, जस्ट लॉजिकल। प्यार का पैगाम तो हम देते रहते हैं हमेशा, लेकिन हम तैयार हैं किसी भी किस्म का, हम मजाकरात चाहते हैं, लेकिन इंडिया वाले तो वो अपनी मजाक रात कर रहे हैं। लेकिन अभी हम कहीं लेके चल रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा इस बारे में ना, कुछ भी नहीं बताऊंगा। जब विंडो ओपन होगी तो फिर आप देखेंगी कि मतलब क्या है हमारे पास, हम क्या बात करने जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से कोई हैं, भाई दिखाएं जरा, ओवरसीज भाई दिखाएं जरा, कौन है ओवरसीज कौन है, कौन हमारे साथ है? प्यारी बच्चियां, क्या बात है, अलीजे मेरी बेटी, और साथ में वो भी मेरी बेटी है मिसाल। ये माशाल्लाह रूममेट्स हैं, अपार्टमेंट में साथ रहती हैं कितने सालों से, माशाल्लाह। कैसा सरप्राइज था आपके यार, व्हाट इज लवली सरप्राइज। ओवरसीज सेगमेंट में हमारे घर के लोग जो कनाडा में हैं। अलीजे, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कैसा लगा आपको, हम आपको भी कैसा लगा सरप्राइज? आपकी मामा को मुलाकात करा दी। I was very shocked. I was very shocked. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि this would happen. अज़ान को देखने के बाद I was थोड़ा सा jealous कि मेरा ईद पे जब अज़ान आया ना। So I'm very glad I got asked to be on the show. अच्छा, लवली के मतलब माशाल्लाह दो पाकिस्तानी बच्चियां ये लोग साथ रह रही हैं जब से इनका कोर्स शुरू हुआ है। मिसाल इस फ्रॉम इस्लामाबाद। मिसाल, तुम क्या पढ़ाई कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आंटी, कैसी हैं आप? हाय बेटा, आंटी कह के तुमने लाइव शो पे मेरा दिल तोड़ दिया, लेकिन और क्या कहे। इसीलिए तो बात नहीं कराई थी हमने पहले कि तुम ये सारी डिस्कस कर लेती चीजें कि देखो बेटा आंटी नहीं कहना, ऑन एयर जरा वो करना, लेकिन ये नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, बच्चों के फ्रेंड्स कहते हैं ना बुरा नहीं लगता। चलो हाँ, मिसाल बताओ बेटा, तुम लोग कब से साथ हो और कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, क्या सब्जेक्ट्स हैं, थोड़ा सा बताओ, और स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में सब। मैं अलीजे के साथ अपने फोर्थ ईयर में दोस्त हम लोग थर्ड ईयर में बने थे, और अलीजे के साथ अपने फोर्थ ईयर से रह रही हूँ। मैं अभी पिछले साल ही ग्रेजुएट हुई हूँ फिलोसफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स में, और अब मैं जॉब कर रही हूँ, टैक्सेस में करती हूँ मैं अभी आजकल काम। अभी खत्म हो जाएगा, अब मैं वापस पाकिस्तान आ गई। अच्छा, और कैसा साथ में सब बच्चियां रहते हैं, ये वो लड़ाई नहीं होती? बस ये मामा वाला अंदाज जो है ना, ये जरा खत्म कर देना अभी। हाँ। अच्छा, वैसे कितना टफ है तुम लोगों की रूटीन? हम समझते हैं बच्चे वहां जा रहे हैं, उनके पार्टी कर रहे होंगे, पैसे उड़ा रहे होंगे, ये तो मुझे पता है कि मैं फालतू 1 रुपया नहीं भेजती, ना तुम्हारी फैमिली भेजती है। तो तुम लोग की रूटीन क्या है, काम भी करते हो, आवर्स क्या होते हैं, पढ़ाई, मुश्किल बताओ बेटा, जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं उनके लिए मुश्किल क्या होती है, दोनों बताओ। You want to start? Should I start? You start. I think मुश्किल ही होता है consistency. Like 1-2 दिन तो सफाई हो जाती है, but it's doing it at least like 3 times a week or deep clean 3 times a week. It's important. तो वो consistency थोड़ी मुश्किल होती है, because I think both of us, कभी-कभी our 1 week is very hectic because of work and we're very tired and we're like, you know what, इस हफ्ते मुझसे शायद नहीं होगा, and then she would pick up the slack or I would pick up the slack. काम के घंटे क्या होते हैं? तुम लोग पढ़ते कितने घंटे और काम जॉब भी करते हो? डे 1 से आप दोनों जॉब कर रहे हो, कितने घंटे करते हो? We both work 8 hours, 8 घंटे a day. We both work. अच्छा, फिर ज़ाहिर है वो तो 8 घंटे फिर यूनिवर्सिटी भी जाती है, तो 16 घंटे तकरीबन हो गए ऐसे तो। Yeah, लेकिन अभी I'm like doing an internship, so I'm only taking 1 class, तो इतना ज़्यादा pressure नहीं है इस तरीके से, लेकिन it's otherwise it was difficult. जब मैं दोनों करी थी simultaneously, it was a lot. तो अलीजे, कितना ज़रूरी है स्टूडेंट्स को जो और भी वहाँ या पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना, प्रॉब्लम्स को फेस करना, जैसे जॉब भी करना, क्या आते हैं वो प्रॉब्लम्स? बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, और अगर होती है तो पता नहीं होता है कि ढूंढे कैसे, और लाइक व्हाट प्लेटफॉर्म्स टू यूज टू फाइंड देम। लैंग्वेज बैरियर बहुत होता है, बिकॉज़ अभी आई एम काइंड ऑफ वर्किंग इन हायरिंग, अभी मेरे काम पे माय ऑफिस, तो मैंने देखा है कि वन बिग इशू इज लाइक लैंग्वेज बैरियर, और जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होता है वो बाहर इतना ज़्यादा नहीं माना जाता। सो दैट्स सम प्रॉब्लम्स, लेकिन फिर भी at my age इतना ज़्यादा नहीं है, because it's easy for me to start, so I haven't seen as much. अच्छा, सेफ्टी वगैरह के, सेफ्टी का भी तो बात बताऊं अलीजे, मैं बताऊं तुम्हें, तुम्हारी 1 लाख रुपए ईदी जमा हुई थी, अब पता नहीं तुम्हें मिली नहीं मिली, वो मुझे नहीं पता,
मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। वो टिकट में लग गई ज़ोहेब, टिकट 5 लाख का तो टिकट आपको पता है, oh my रिटर्न God, टिकट 5-6 लाख रुपए का है कनाडा से यहाँ बच्चों को देखने के लिए। क्या करें? अच्छा मिसाल मैंने बता दिया जो मुझे पता था। नहीं, जो आ रहा है वो लग रहा है, जो जा रहा है वो लग रहा है, और मामा का मेकअप आ रहा है उन पे बहुत ज्यादा है ना। अच्छा मिसाल अब मुझे ये लेके आ रही हूँ। है ना, भाई लेके आ रही है, मैं बेटा, देख अलीज़े के लेना। अंदर नादिया खान देखना चाहता हूँ, है वो कहीं? नहीं, बहुत बहुत समझदार है, सब लोगों को पता है, बड़ी मैच्योर बच्ची है। मिसाल मुझे तो खाने वाने का क्या तुम लोग करते हो? खाना कौन बनाता है? क्या खाते हो तुम लोग? हम लोग यूजुअली घर पे बना लेते हैं, तो मैंने एक राइस कुकर ले लिया था, उसमें हम चावल बना लेते हैं, फिर आगे से चिकन बना ली, साथ में फिश बना ली, हाँ चने बना लिए, जो भी मिल जाता है उस टाइम बना लेते हैं हम, क्योंकि टाइम होता नहीं है। घर से हम लोग दोनों 8-8 घंटे शिफ्ट करते हैं, उसके बाद घर आते तो खाना बनाने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती है। क्या बात। लेकिन अच्छा, मिसाल और कनाडा, हाँ, both cook really well. अच्छा मिसाल की बहन भी साथ रहती, 3 बच्चियां ये अच्छा, साथ तीन हैं, एक साथ। तीनों पाकिस्तानी। अच्छा वहाँ मुझे बताओ, जो इतने सारे डिफरेंट कल्चर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाइनीज हैं बहुत, कोरियंस हैं वहाँ, और कौन कौन, इंडियंस हैं वहाँ बहुत, सबके साथ मिलके कैसे रहते हैं? या पॉलिटिकल इश्यूज भी डिस्कस होते हैं, और तुम्हारा ये तुमने वो किया, तुम्हारा ये, कुछ ऐसा तो नहीं होता? मुझसे नहीं होता ज़्यादा because I don't discuss these things usually, but I think Misal because her degree is political science and all that, so she would know. उसमें होता है काफी ज्यादा डिस्कोर्स स्टार्ट हो जाता है कभी कभार। मैं थोड़ा सा दूर रहती हूँ क्योंकि फिर हीटेड हो जाती हैं आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे लोग काफी ज्यादा अच्छा, हो जाते हैं उसमें चीजों में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे रह के तो observe हीटेड हो करती हूँ, जाती है, इसका ज़्यादा मतलब क्या है कि opinion पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन क्या, मतलब हीटेड क्यों हो जाती है? उस तरह से नहीं हीटेड हो रही जैसे आप लोग कह रहे थे, कोरियन हो जाते हैं, वो चाइनीज हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, तो सबकी डिस्कशन डिस्कोर्स जब साथ स्टार्ट होता है तो सब अपने अपने डिफेंस पे आ जाते हैं। तो उधर से मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं बोलती उस तरह से पाकिस्तान के बारे में, मैं पीछे होकर इनकी सिर्फ बातें सुनती हूँ। क्यों नहीं बोलती? नहीं, हम चाहती, वो चाहती है पाकिस्तान उसमें आई ना आई ना, डिस्कशन में। discussion नहीं, हम चाहती नहीं Yeah, है, we बीच में would like to avoid. We take the safe option and हम लोग सही चुप रहते हैं and we just let it, you know. हम देखते हैं, अगर अच्छा, अभी I don't think we're at that stage where हमारी तरफ direct अभी तक I don't think anybody's attacked us. like अवॉइड, that. अच्छी तो बात है, कोई अवॉइड ऐसा ही करना opportunity चाहिए। आई नहीं है कि हम लोग डिफेंड, कोई ऐसा opportunity, like nothing like that. हमारी सिर्फ लड़ाई क्रिकेट पे होती है। हाँ, हमारी क्रिकेट पे इंडिया होती है। पाकिस्तान वो का क्रिकेट मैच भी उन्होंने उसमें तुम्हें वैसे क्रिकेट के बारे में बात करने का नहीं छोड़ा उन्होंने, क्रिकेटर्स ने, हमारे क्रिकेट टीम ने ये भी बात करने की नहीं छोड़ी तुम्हारे लिए। अच्छा, कौन से क्रिकेटर्स को Yeah. वैसे पसंद करते हैं, क्या करते हैं कनाडा में तुम लोग? क्या किसको देख रहे हो, किसकी गेम? हम लोग देखते हैं नसीम शाह, और हम देखते हैं हाँ। शाहीन अफरीदी, और हम देखते हैं मोहम्मद रिजवान को, शादाब, yeah. मुझसे ज्यादा तो बच्चों को पता है। इमाम। देखो यार, इमाम, और क्या बात है। अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि ये क्या कनाडा में अभी कोई फॉरेन स्टूडेंट्स को लेके कोई चेंज आया है पॉलिसी में आगे जाके, कि बहुत ज्यादा है कुछ है, बता अभी रही थी तुम? इनके इलेक्शंस हैं कनाडा के अप्रैल 28 को, अच्छा, तो इस पे डिपेंड करता है कि कंजर्वेटिव पार्टी विन करेगी या लिबरल पार्टी वोट लिबरल करेगी। पार्टी तो करेगी। उसमें जब हम लोग वापस आएंगे सितंबर में या जुलाई में, जब भी एलिजे हमें पाकिस्तान से वापस आएंगे, हम एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट कनाडा में वापस आएंगे, डिपेंडिंग ऑन अच्छा जो वो- भी नई गवर्नमेंट। और ये भी बताया, मुझे याद आया इससे कि वो ट्रम्प के आने के बाद जो कनाडा और यूएस का चला है सारा मामला, उस पर क्या कहते हैं, टॉक ऑफ द टाउन, यानी क्या बात होती थी? हाँ, आप ये सब जो लोगों, students टैक्सेस लगे हैं तुम लोगों पे। अलीज़ा ने तो मुझे कहा मामा फॉरेन मेकअप मंगवा ले, एक तो सेफोरा पे सेल है, ऊपर से टैक्स लग रहे हैं। ओहो हो, टेंशन हो गई मुझे। That's one big one. बट हैज इट Definitely the स्टार्टेड tax. ऑलरेडी? तुम लोगों ने देखा टैक्स का? वैसे भी वहाँ टैक्स उन्होंने है, पहले लेकिन स्टार्ट किया था, हाँ। लेकिन अभी ट्रूडो ने रिजाइन करने से पहले उसने उन पे टैरिफ लगा दिया यूएस पे, तो उसके पीछे वजह से उन्होंने पीछे कर दिया था टैरिफ, उन्होंने रिवर्स कर दिया था सारा। अब वो दोबारा करेंगे जब इलेक्शंस होंगे, उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो कोई इस तरह से प्राइसेस चेंज नहीं देखी है हमने। अच्छा, The only thing I've seen are just negative emotions, लेकिन हाँ। टेस्ला की तरफ, Tesla की कुछ ब्रांड्स की तरफ बहुत नेगेटिविटी, एंड जस्ट यहाँ पे पहले से रिएक्शंस आ गए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अलीज़ा तुम्हें It एक is very अपॉर्चुनिटी strong दूं मैं, बड़ी मुश्किल से मिलती है अपॉर्चुनिटी ऑन एयर। ये जो मेरे साथ बैठी है एक खूबसूरत सी लड़की, इसको तुम्हें थैंक्स कहने का मौका है, क्योंकि तुम्हारे बारे में बात करती है, और ये जो कुछ भी कोशिशें हैं सब रिवॉल्व इनकी लाइफ तुम्हारे इर्द गिर्द कर रही है, तो मौका है तुम्हारे पास it's थैंक्स very कहने का, sweet. तो कह दो अब ऑन एयर। No, I would definitely like to thank her. Mama knows this. Like मैं जो भी करती हूँ, every single day I think about it कि like वो क्या करेंगी, and like we both support each other so much. नहीं, और मुझे I लगता है think that's कि why ये it बहुत, ये is- जो बच्चियां हैं ना, एक डॉलर बचाती हैं, अरे, come on, डॉलर। तो ये एक मैंने अच्छी देखा है बात, कि इनको हाँ। कदर है कि, और मैं उस दिन कहीं बैठी थी तो वहाँ बड़े मैच्योर कुछ साहब बैठे थे, और कोई बात हुई, मैंने कहा मेरी बेटी बाहर कनाडा में पढ़ी। उन्होंने कहा बेटी को पढ़ा रही हो, तुम पागल हो, बेटे को भेजते हैं बाहर पढ़ाते हैं, तुम बेटी पे तुमने इतने पैसे लगा दिए।
मुझे बहुत अजीब बात लगी है। हाँ, क्या अजीब बात मैंने की कहा उन्होंने? आप क्यों देखे ना, बेटी ये पे मैं taboo क्यों यही नहीं तो पैसे थोड़ा लग- हमने क्यों बेटा अगर बेटी बेटी बराबर है ना? पढ़ने वाली है, शौकीन है, अजान को शौक नहीं है, बिल्कुल। अजान को तो पाकिस्तान में पढ़ना है, मैं नहीं आ रहना है, उसको शौक है, तो व्हाई नॉट, बिल्कुल ऐसे ही। व्हाई नॉट पढ़ना चाहिए। लेकिन I love अभी you, both नादिया of you. ये इमोशनल हो गई ना नादिया, देखो एकदम से। बस अभी आ रही है। अभी I can't see anything फिल्म में देख लिया। नहीं, मैंने इनका चलो वो तुम्हें भी- हंसता हुआ देख के ना खुश हो रही है। पता है, जबरदस्त। रोजे रखती हैं बच्चियां सारी, इनको मैं देखा है जब 8-8 घंटे खड़े भी रही हैं। रेस्टोरेंट में भी शुरू में जॉब किए तो पैरों में छाले पड़ते थे, उसकी फोटो आती थी। मम्मा मुझे तो होता है। वो भी टाइम, वो भी यही टाइम। तो आपको टफ बनाती है चीज। स्टोरी इज द बेस्ट एविडेंस कि शी केयर सो मच। मैं भूल जाती हूँ लेकिन उनको याद है ये बात, जबरदस्त and उनको बहुत तकलीफ होती है। जो भी है सक्सेस तुम दोनों को मिले और इसी तरीके से पाकिस्तान वापस आओ तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात भी और होगी। पता है बहनों की और- तरह रहते हैं। अगर अलीज़े बीमार है, मिसाल ख्याल रखती है, हाँ। मिसाल मिसाल बीमार हो जाती है वो फिर फिर ये बीमार हो जाती है फौरन। हो जाती सही। फिर अलीज़े, हाँ, साथ प्यार से मोहब्बत से रहना बहुत जरूरी है। भाई बहुत शुक्रिया दोनों का, और नादिया के लिए बड़ा अच्छा है सरप्राइज। तो खुश रहो, जबरदस्त। ये आपके लिए था, देखें हमने क्या रखा हुआ था। आंसू आ गए? हाँ, लेकिन शुक्र है भी आ रही है। 4 महीने के लिए टाइम हो जाता है क्योंकि टिकट्स इतने महंगे हैं। 5-5-6 लाख के टिकट हम बच्चों को सर्दियों की विंटर वेकेशन में बुलाना बार बार नहीं कर बड़ा सकते। एक मुश्किल हो वक्त जाता था जब 1-1 लाख में टिकट आ जाता हाँ, था। नहीं, अब तो पता नहीं क्यों, मैं बहुत इन बिल्कुल 3 सालों में बहुत मैं ज्यादा आज हो गया। तक अलीज़े से जाके कनाडा में नहीं मिल सकी कि मुझे था मैं जाऊंगी तो साथ कीनू चाहिए। मैं कहा बेटा वही पैसे तुम्हारी पढ़ाई पे लग बिल्कुल जाते ऐसे, हैं, या तुम्हें मैं बुला लेती हूँ। तो इट इज सो एक्सपेंसिव के फासले लाएं बहुत भाई, बड़े पानी वानी लाएं, जरा कुछ और चीजें। नहीं, आ रही है। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं राइज एंड शाइन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन एवरीवन, गुड मॉर्निंग। Good morning. और कॉफी कितने आ गई। अरसे से हम सुन रहे हैं ये ट्रैफिक हादसात के बारे में, जिसमें जो बाइक वाले हजरात हैं उनकी जानें चली जाती हैं, बहुत सीरियस एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक तो भाई हमने डंपर्स पे बात की ही कि वो एहतियात करें, उनको चेक करें, लेकिन बाइकर्स का भी कोई फ़र्ज जो है वो बनता है। वो भी एहतियात नहीं करते, रॉन्ग वे से आना, गलत टर्न लेना। कसम आप टर्न ले रहे होते हैं, लेफ्ट में कोई जगह नहीं और बाइक वाला आ रहा होता है, फिर इधर स्लाइड कर रहे हैं। फिर मजेदार कमाल बात जिस पे अवार्ड उनको मिलना चाहिए कि टेक्स्ट भी हो रहा है, फोन भी देख रहे हैं, फोन उठा भी रहे हैं, और साथ में नो हेलमेट। और हेलमेट के बगैर क्यों चल रहे हैं? आप अपनी जान से भी खेल रहे हैं, दूसरे की जान से खेल रहे हैं। लेफ्ट साइड से आप ओवरटेक करते हैं, इतनी तेज चलाते हैं। मैंने देखा खवातीन को पीछे बिठाया हुआ है, उसके बावजूद आप तेज चलाते हुए जा रहे हैं। तो देखें, एक तरफ जब हम डंपर्स की, टैंकर्स की और बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स की बात करते हैं कि उनकी वजह से, तो आपका भी इसमें कहीं ना कहीं कसूर है। तो अपने आप को भी रिफॉर्म करें ना, अपनी भी बेहतरी के लिए। खैर, ये कोशिश की है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अब कि मेक श्योर किया जाए कि जो बाइकर निकले उसके पास हेलमेट होना चाहिए। हेलमेट के बगैर उसको बिल्कुल भी सड़क पर आने की कुछ अरसे के बाद कोई इजाजत नहीं। चेकिंग शुरू हो जाती है। जैसा पिछले दिनों ये जो आपके लाइसेंस है उस पर बड़ी सख्त चेकिंग हो रही थी, फिर जो ब्लैक ग्लास स्टिकर लगाते हैं उस पर चेकिंग हो रही थी। और आजकल जो है बिल्कुल आप लोग जरा तैयार हो जाएं, हेलमेट की चेकिंग चालान होंगे बिल्कुल ऐसे कि शदीद हो अब रही किसी है, को शदीद। छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए, जब तक हमें इस वक्त ज्वाइन किया एसएसपी साउथ ट्रैफिक सुहाय अजीज साहबा ने, बहुत शुक्रिया सुहाय साहब, आपने वक्त दिया हमें। ये कहिएगा कि अब वक्त आ गया है कि सख्ती से इस पर अमल दरामद कराया जाए। क्या आपने प्लान बनाया है इस सिलसिले में? थैंक यू सो मच। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बाइकर्स जो हैं वो हेलमेट नहीं लगाते। हमारी कराची की जो टोटल व्हीक्यूलर ट्रैफिक है उसका जो 60% है वो बाइकर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और बाइकर्स में एक्सीडेंट भी इसी तरीके से है कि जो हादसा होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अमवात होती हैं वो बाइकर्स की होती हैं। अब इसमें ऐसा है कि हमारी ये जो हेलमेट वाली कैंपेन है ये कभी भी रुकी नहीं है, ये स्टार्टिंग से ही है। ये बहुत एक अहम पहलू है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ 2025 में कराची ट्रैफिक पुलिस ने 1,32,200 चालान टिकट्स इशू किए हैं बाइकर्स को हेलमेट ना पहनने पर। बाकी तो ड्राइविंग लाइसेंस के अलग हैं और साइड मिरर लगाने के अलग हैं, नेग्लिजेंट ड्राइविंग के अलग है। सिर्फ हेलमेट पे 1,32,000 जो है वो चालान इशू हैं। तो ये आप इसके मुझे अलावा बताएं कि सख्ती सिर्फ वो चलाने वाले पे है, जो उसके साथ बैठे हुए हैं उनको भी हेलमेट पहनना चाहिए? सुनो, बिल्कुल उनको भी हेलमेट पहनना चाहिए। उनको भी ये तरगीब दी जाती है, उनको ये बार बार बताया जाता है। हमारे यहाँ फ्री जो है वो हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन की ड्राइव भी होती हैं। अच्छा। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारी कम्युनिटी पुलिसिंग के यूनिट्स हैं जो कि 500-500 हेलमेट्स लेकर हमारे साथ खड़े होते हैं ताकि ये बाइकर्स को हेलमेट दे सके, उनके पीछे बैठे जो लोग हैं उनको दे सके।
लेकिन मुझे बीइंग अ सीनियर ट्रैफिक ऑफिसर हैरत होती है उन लोगों पे जी। जो कि हेलमेट साथ रखते हैं आगे टैग पे, बाइक पे पहनते नहीं, बिल्कुल पीछे हमें रखा देख के होगा, फिर पहनते। पहनेंगे नहीं, मतलब बच्चों को ऐसे बाइक पे तो बच्चों को होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये कि करते क्यों नहीं, इनको डर क्यों नहीं, और ये आप कितना फाइन वैसे कितना आप इस पे होगा और कैसे फाइन करेंगे आप इनको कि बच के ना जाने हेलमेट का ना पहनने का चालान है वो तकरीबन 520 रुपए है, जो कि बहुत कम है, लेकिन जो बाइक चलाने वाला है, जो डेली वेजेस पर जो एम्प्लॉय है या जो 20-25 हज़ार तनख्वाह लेता है, उसके लिए बहुत हैवी फाइन है 5। और वो किस तरह वसूल किया जाता है, कैश में या उनको मतलब फोन पे कोई नोटिफिकेशन आती है मशीन पे? ये इस तरह होता है कि हमारा जो ई टिकटिंग है पूरे कराची में, तो कैश कहीं पे भी नहीं वसूल किया जाता, उनको टिकट दिया जाता है, टिकट के ऊपर लिखा होता है कि आप सेक्शन में जाके जो एक पर्टिकुलर नुमाइंदा थर्ड पार्टी का बैठा है उससे दे सकते हैं, या फिर आप इजी पैसा के थ्रू डायरेक्ट अकाउंट डायरेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और, अगर वो ना दें, अगर हाँ ये देखिए ना, प्रॉब्लम ये है साहबा, ये अमल दरामद इसलिए भी नहीं होता, और आप मुझसे बेहतर ये जानती हैं कि चालान तो यानी चालान की वो ही नहीं आती ना, टर्न ही नहीं आती, निगोशिएशंस होती हैं और उसके बाद कुछ ले दे की बुनियाद पर मामला हल होता है और बाइकर भी निकल जाता है, फिर उसे ये होता है कि ठीक है अगली दफा पकड़ा गया तो फिर ऐसे ही करके निकल जाऊंगा मैं। तो ये वजूहात है ना, आपने देखा होगा। कराची पुलिस में इस वक्त जो ट्रैफिक पुलिस की तादाद है वो तकरीबन 5000 है, और उसमें सारे लोग इन्फोर्समेंट नहीं करते, रेगुलेशन पर भी नहीं, लेकिन इन्फोर्समेंट के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने 2025 में 1,32,000 चालान किए हैं सिर्फ हेलमेट पे। तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ले देन पे बात आ जाती है। मैं आपकी नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा है, यानी ये ऑब्जर्वेशन लोगों की है और ऐसा होता है, तो इसको भी आप यकीनन देख रही होंगी। यानी लोग बताते हैं कि अभी मुझे पकड़ लिया था, 100 रुपया दिया, छूट गया। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल एक ये तलख हकीकत है, और इसके लिए आईजी साहब ने एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाया है, जिसकी करप्शन की शिकायत आती है फिर उससे नहीं छोड़ा जाता। वो शिकायत करेगा कौन? देने वाला भी खुश, लेने वाला भी खुश, तो शिकायत एक और चीज है, फूड डिलीवरी वाले जो काम कर रहे होते हैं, आती हैं। आई वुड लाइक टू मैं आपको जरूर ये नॉलेज ऐड करना चाहूंगी आपके व्यूअर्स को भी। अब जो टिकट इशू करने वाला ऑफिसर है उसको बॉडी वॉर्न कैमरा है, जिसकी लाइव फीडिंग जारी होती है हमारे पास। तो बॉडी वॉर्न कैमरा में सारी वो जो है उनकी ट्रांजैक्शन, उनकी बातचीत, वो सारी रिकॉर्ड हो रही है। तो वो और वो ऑफ नहीं कर सकते उसको, अगर कोई चाहे तो उसको ऑफ तो नहीं कर सकता ना? नहीं, अगर उसने ऑफ किया और उसकी मशीन से टिकट इशू हो, उसकी लाइव फीडिंग जारी होती है, उसे वो ऑफ नहीं कर सकता। अच्छा, और ये जब मुझे फिर बात समझ नहीं है, जब आपने टिकट दिया ठीक है चालान का, उसके बाद उन्होंने जमा कराना कैसे? एग्जैक्टली, और वो नहीं कराएंगे तो क्या होगा? देखें, मैं आपको बताती हूँ जी। अब इस तरह है कि हम टिकट जो है वो ऐसे इशू नहीं करते, क्योंकि वैसे वो टिकट लाके फाड़ के फेंक देगा, वो जमा ही नहीं कराएगा। करेक्ट। तो जब हम टिकट इशू करते हैं तो या उसका ड्राइविंग लाइसेंस, या उसका शनाख्ती कार्ड, या उसकी गाड़ी के पेपर, कोई ना कोई चीज अपने पास रखते हैं, और जब वो अपना टिकट पे करेगा, अब टिकट पे करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि वो एक थर्ड पार्टी का बंदा हमारे ट्रैफिक सेक्शन पे बैठा होता है, ये जाके वहाँ पे अपने कागज वसूल करता है और उसे जो है वो पैसे देता है, उसे रसीद लेता है। दूसरा ये कि वो डायरेक्ट इजी पैसा यहाँ पे जैज कैश के थ्रू टिकट अपना पेमेंट करता है ऑनलाइन, और उसकी जो रिसीट होती है वो आके पुलिस को दिखाता है और अपने जो कागजात है वो वसूल करता है। अच्छा, और अगर कोई बंदा अपना नहीं पे कर रहा तो 1 महीने के बाद उसका वो ड्राइविंग लाइसेंस या शनाख्ती कार्ड या मोटर बाइक के जो कागजात हैं वो फिर कोर्ट में जमा हो जाते हैं, फिर उसे कोर्ट के थ्रू कागजात लेके तो चलते ही नहीं है। हाँ, वो लेकिन हमसे पूछा आईडी कार्ड का है, वो भी नहीं लाया। अच्छा, मैं आपको बताऊं सुहाई जी, मैं वैसे भी मैंने कहा सोल्यूशन मैं आपको बताऊं कि जो वायलेट करे उसके फोन नंबर सारे, हमारी जो जान है ना हमारे फोन में है, फोन में, सिम में, इनके नंबर्स ब्लॉक कर दें कि तब तक नहीं आपके नाम पे कोई सिम चलेगी जब तक आप ये फाइन ना क्लियर करें। देखें कैसे हम इसकी तरफ जा रहे हैं, हम तड़प जाएंगे। जो शनाख्ती कार्ड है ना वो ब्लॉक करने की तरफ भी जा रहे हैं। नहीं, शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक के अलावा फोन की सिम ब्लॉक कर दें, वो ज्यादा तड़पेंगे। देखिएगा बेबानी की मछली बिन बानी के मछली की तरह ना तड़पे, तो वो देखिए इनका, क्योंकि मैं पता है ना हमारा तो मसला ये है सबसे। एक और चीज, ये जो फूड डिलीवरी वाले होते हैं, इनकी फोन की ना सिम्स ब्लॉक कर दें, बस जब आ जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा। इस मशवरे पर जरूर आप प्लीज, ये सुहाई जी मेरा है ये। अच्छा, मुझे बताइए, जो फूड डिलीवरी वाले होते हैं, बहुत बड़ी तादाद है इनकी, कराची में हर जगह हर गली में जाते हैं, और ये हेलमेट अक्सर नहीं पहन रहे होते हैं। अच्छा, इनकी तनख्वाह भी कम होती है, तो खास तौर पे ये जो आपने अवेयरनेस के सिलसिले में या फिर हेलमेट जो दे रहे हैं, फ्री हेलमेट्स दे रहे हैं, पहले इनको इन तक पहुंचाएं फ्री हेलमेट्स, ताकि ये तो पहने ना एटलीस्ट। जी अच्छा, ये अगर एक वो जो एंटरप्रेन्योर है, जो इनका मालिक है, वो लाखों अरबों रुपए कमा रहा है, वो इनको क्यों नहीं दे रहा? तो इट्स मैंडेटरी ऑन दैट गाय। ऑल्सो हम इंश्योर करेंगे कि जो फूड डिलीवरी सर्विस है जिसका मालिक प्रॉफिट कमा रहा है, ही इज सपोज टू गिव हेलमेट टू द राइटर।
बिल्कुल अदरवाइज must हम फिर इसके खिलाफ विल राइट इन राइटिंग के इनका जो है वो सर्विस ही बंद की जाए जो अपने राइडर को हेलमेट नहीं दे। बिल्कुल। और ये देखिए सेफ्टी किसकी है, लोगों की अपनी, लोगों या की तो ना अपनी हमें है। कोई फायदा हो रहा हो, पुलिस को कोई फायदा हो रहा हो, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। सुहाय जी बहुत बिल्कुल। शुक्रिया वक्त देने का। अच्छा ये भी सवाल फिर आता है कि लोग हेलमेट पहनते क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया सुहाय ये अजीज साहबा, आपने जरा कि हेलमेट बाहर इतना पहना जाता है, एक तो खैर सख्ती है, हमारे यहाँ हेलमेट पहनते क्यों नहीं आदमी। मुझे लगता है कि एक तो उसका ग्लास की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि उनको नजर नहीं आता, फिर वो कहते हैं साइड पे नजर नहीं आता, तीसरा है कि गर्मी लगती है, खारिश होती है। आदत नहीं होती ना, जब आदत हो जाएगी तो फिर आप हेलमेट के बगैर नहीं चल सकेंगे। ये मैं अभी बाइक कर रहा हूँ, बाइक चलाता हूँ, एक आदत की बात होती है। हेलमेट आप पहनना जब शुरू कर देंगे 1 महीना 1.5 महीना, फिर आप बगैर हेलमेट के चलेंगे ही नहीं। अच्छा उस हेलमेट की भी ना क्वालिटी होती है, प्राइस होती है। अगर आप बहुत ही सस्ता और घटिया हेलमेट लेंगे वो आपकी कोई ना, आपकी कोई प्रोटेक्शन भी उसमें नहीं है। जो अच्छे जदीद हेलमेट्स हैं उसका ग्लास भी ठीक होता है, आपको नज़र भी साइड से आता है, और उसमें थोड़ा सा हवा का भी ना सिस्टम होता है, कुछ ऐसे उन्होंने होल्स दिए हुए होते हैं कि आपको थोड़ी सी हवा भी लगती रहे। तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन अ गुड हेलमेट। बिल्कुल। अच्छा अब जो हम टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो पाकिस्तान की ट्रू पिक्चर दिखाता है कि पाकिस्तान है क्या, पाकिस्तान में कितनी हार्मनी है। आप देखिए सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं, उनके त्यौहार होते हैं, उनके मुक़द्दस मकामात यहाँ पर मौजूद हैं, कितना हम वेलकम करते हैं, खुशी खुशी वो पाकिस्तान से वापस जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो 2 दिन के वाक़यात हैं इसको आप देख रहे हैं, भारत से कितने सिख यात्री आते हैं, पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं, जो उनके लिए इंतजाम किए गए होते हैं। तो पंजाब में बैसाखी मेला अपनी तमाम तरानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है, और मेले में पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर से सिख यात्रियों ने शिरकत की है, पाकिस्तान में मज़हबी मकामात का दौरा किया है, और पाकिस्तान का मुस्बत तासुर इससे पैदा हुआ है, जो क्या होता ही रहता है। जो एक्चुअल पाकिस्तान की पिक्चर है, जो हम हैं, वो हम नज़र आते हैं। तो इस पर हमें ज्वाइन किया है माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने। रमेश साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कितने ज़बरदस्त इंतजाम किए गए थे, और कितना खुश सिख यात्री गए हैं पूरी दुनिया से जो आए थे बैसाखी मेले में शिरकत के लिए। जी रमेश साहब आवाज आ रही है आपको? जी बहुत मेरा लाइव 365 देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जी 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 मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। कैन यू हियर मी? जी जी, जी बिल्कुल। वी कैन नाउ, आपको मेरी आवाज बिल्कुल वी आ रही कैन है। जी। रमेश साहब आ रही है आपकी आवाज, आप फरमाइए। सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग जी। और सबसे पहले तो जी वेरी गुड मॉर्निंग जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल के तवसत से दुनिया भर तक हमारी पाकिस्तान की आवाज पहुंच रही है। बिल्कुल आप रमेश जी की आवाज नहीं आ रही हमें। हेलो एक बार फिर कनेक्ट कीजिए रमेश साहब से। हम जरूर आज के शो पे तो बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में बाबा गुरु नानक का जन्मदिन होता है, उस पर आप देखें कितने सिख यात्री आते हैं, और खुशी खुशी वो यहाँ से और वापस हमारे जाते दिल हैं। बहुत बड़े हैं, और हम तो हमेशा चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात तमाम ममालिक से रहें, ताकि खित्ते में अगर सेफ्टी होगी, सुकून होगा, तो सब प्रॉस्पर करेंगे। लड़ने लड़ाने के लिए दुनिया नहीं बनी थी भाई, बिल्कुल। और हम कर क्या रहे हैं। और फिर भारत में जो कुछ हो रहा है सिखों के साथ, उनको जिस तरीके से मारा भी जा रहा है, इवन ये कि कनाडा और यूएस में जो जाके सेटल हुए हैं, वो खालिस्तान की उनकी तहरीक है, एक बाकायदा तौर पर उनका एक मौक़िफ़ है अपना, वो ये चाहते हैं। तो उस तहरीक को दबाने के लिए जो भारत कर रहा है, उनको भी यानी उनके खिलाफ भी इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। फिर अपने नेबर्स के साथ भी वो एक महाज खोलना चाह रहा है। तो आखिर किया क्या जा रहा है? एक्सट्रीमिज्म का चेहरा अगर आपने देखना है इस खित्ते में, तो आप भारत को देखें कि किस तरह वहाँ इंतहा पसंदी परवान चढ़ रही मेला है। होता है, इसमें जो हमारे सिख भाई बहनें इतने खुश होते हैं, क्योंकि सालों से उनके ये दिन में ख्वाहिश थी कि भी हम आसानी से यहाँ पाकिस्तान में आ सकें और अपनी रिस्पेक्ट्स पे कर सकें, और माशाल्लाह वो कितने आसानी से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी तरफ से बहुत अच्छी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज तरीके से। एक बार फिर हमारे साथ हैं जी। और रमेश साहब जी फरमाइए, आप क्या कह रहे थे? जी रमेश साहब को आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है वहाँ कोई इंटरनेट का कोई मसला है कि जिसकी वजह से बात नहीं हो पा रही, सिग्नल जो हैं ठीक नहीं हैं। जी तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए कैसे इंतजामात किए गए थे, और क्या तासुरात थे, ख्यालात थे, कैसे वो गए हैं वापस यहाँ से? यात्री सारे सबसे पहले तो सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग जी। और बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका कि आपके चैनल के तवसत से आज पाकिस्तान की जो आवाज़ है वो दुनिया तक पहुंच रही है, और हम बता रहे हैं कि हम पाकिस्तानी
कितने मोहब्बत करने वाले, कितने प्यार करने वाले, और हम एक अमन पसंद कौम है, अमन पसंद हम एक नेशन है जी। देखिए जी, पहली दफा तारीख में हुआ कि तकरीबन 6,706 यात्रियों को पाकिस्तान का वीजा इशू किया गया, जिनमें से 5,806 यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते 10 अप्रैल को पाकिस्तान में दाखिल हुए। और यहाँ पे आने का मकसद उनका वैसाखी की सेलिब्रेशन थी, यहाँ पे सिख कौम के मुख्तलिफ जो मकामात है उनके दर्शन करना थे। और फिर वो 10 दिन यहाँ पे रहे, पंजा साहब भी गए, ननकाना साहब गए, लाहौर गए, करतारपुर साहब तशरीफ लाए, गुरुद्वारा सच्चा सौदा, गुरुद्वारा रोड़ी तक, ये तमाम वो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारे सिख यात्री तशरीफ ले गए। और एक बहुत अच्छी रवायत रखी गई, वो ये थी कि जब सिख यात्री पाकिस्तान से वापस जा रहे थे तो पाकिस्तान की आवाम ने जो उनको मोहब्बत, जो उनका वालहाना इस्तकबाल किया, जो उनको प्यार दिया, जो उनको लोग अफसर किया, तो वो ये बिलीव जब वो यहाँ से वापस जा रहे थे तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार मिला। और यही हकीकी पाकिस्तान है। और हमारा इस वक्त मकसद भी एक है, फोकस भी एक है कि हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अक़लियतें बसती हैं उनको हमने लुक आफ्टर करना है, उनकी जो वर्शिप प्लेसेस है उनको प्रोटेक्शन देना है। और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का इस वक्त विजन है कि हमने पंजाब, क्योंकि सिख धर्म की बुनियाद पंजाब के अंदर है, गुरु नानक साहब की आखिरी आरामगाह करतारपुर साहब पंजाब के अंदर है, तब पंजाब हुकूमत रिलीजियस टूरिज्म पे बहुत कंसर्न है, बहुत फोकस है। इसी तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी जिस तरीके से 126 से ज्यादा ममालिक को ऑनलाइन वीजा दिया, यूके, कनाडा और यूएस के लिए ऑनलाइन फ्री वीजा किया, ये वो तुम्हारी सारी की सारी वो तमाम वो हमारी इस वक्त फैसिलिटेट करने के लिए कोशिशें हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत पॉजिटिव चेहरा दुनिया में जा रहा है। लेकिन रमेश, आप ये देखें कि वहाँ तो जो रमेश या बताएं कि जो वहाँ मोदी सरकार है वो वाघा बॉर्डर बंद कर रही है, वीजाज बंद कर रही है, तो इसके तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और ये यात्री दोबारा कैसे आएंगे? क्योंकि कैसे हमारे भाई यहाँ मतलब ये कि जहाँ इतना मोहब्बत से चीजें आगे बढ़ रही है वो उनको खराब कर देते हैं एज यूजुअल, तो इससे ये यात्रियों पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे जी। इस तरह के जो इवेंट्स हैं, इन इवेंट से जो हमारा एक यात्री पाकिस्तान तशरीफ लाना चाहते हैं उनके दिल को ठेस पहुंची है। आप यकीन कीजिए, कल से जब से ये फैसला हुआ है मुझे यात्रियों के हजारों की तादाद में टेलीफोन आए हैं, बिकॉज हम जून में दोबारा उनको बुलाने जा रहे थे और दिसंबर में हमने फोकस किया था कि दिसंबर में हमने इस दफा 25,000 का गेट टूगेदर करना। हमने दुनिया भर का जो सिख बैठा है, जिसमें सिख डायस्पोरा भी और भारत भी, हम 25,000 के गेट टूगेदर करें और यहाँ पे इसको बुलाएं। नहीं, उनसे कहें कि वहाँ प्रोटेस्ट करें, वहाँ प्रोटेस्ट करें, उन पे सरकार पे दबाव डालें कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। देखिए वो तो फिर अब उनका इंटरनल है, जाहिर सी बात है, जब वहाँ पे आप उनके अपने शहरी खुश नहीं होंगे। और ये बार बार सुनने में आ रहा है कि इस वक्त जो मोदी सरकार है वो सिर्फ हिंदुवाता को प्रमोट करने के पीछे पड़ी और बाकी सारी चीजों को उन्होंने सबोटाज कर दिए। और आप अपना आपको ठीक नहीं करते और आप इल्जाम लगाते किसी दूसरे ममालिक पर। कल बिल्कुल ठीक है इसाकदार साहब ने कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ लेके आए ना, रादर कि आप वन साइडेड डिसीजन करते हैं, आपकी इतनी बड़ी बड़ी चीजें आप उनको खत्म करने की, उनको मुअत्तल करने की बातें करते हैं। देखिए हमने जो इंडियन संगत आई वो अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे तो क्यों लगा रहे थे? बिकॉज वो हमारी जो खिदमत है, जो हमने उनको, बिल्कुल वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी नेशनल हो गए कोई भाई, ऐसा ये मतलब थोड़ी है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, वो एक मोहब्बत का पैगाम है, जबरदस्ती थोड़ी दिल से। मुझे ये बताएं, इसकी भी बड़ी तकलीफ होगी अरोड़ा साहब, बिल्कुल ये मुझे बताएं कि सिख तो देखें बहुत ही रिसीविंग एंड पे हैं, हम देख रहे हैं भारत के अंदर, तो ये जो इंतहा पसंदी भारत में परवान चढ़ रही है, जो भारत पहले कभी हुआ करता था या कहा जाता था कि भारत में सिख भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, लेकिन अजीब ही भारत का हारमनी तो खत्म ही हो गई है, मनी मनी ही रह गई है बस। ये क्या है? और फिर इवन आप लोगों को तो छोड़ा नहीं जा रहा, कनाडा और यूएस में जाकर उनको मारा जा रहा है, आपके रहनुमाओं को। हो क्या रहा है वहां पर? देखिए बदकिस्मती से हो ये रहा है कि जो भारत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वाकई सेक्युलरिज्म को इन ट्रू स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म देखते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि जो पिछले हम देख रहे हैं कि जो इनकी दूसरी टर्म जिनको मिली है मोदी सरकार को, तो मोदी सरकार ने जो रवैया अपनाया हुआ है वो, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की, वो हिंदुवाता को प्रमोट कर बाकी जिस वक्त अकलियतें हैं भारत के अंदर, आप ये देखें इस वक्त नागालैंड, असम के अंदर क्या हो रहा है, इस वक्त हमारे जो मसीही लोग वहाँ पे बसते उनके साथ क्या हो रहा है, जो दलित हैं, जो हिंदू
उसके अंदर कास्ट सिस्टम बिल्कुल क्लासिफिकेशन किया, दलित के साथ किया हो रहा है, सिख के साथ किया हो रहा है, फिर मुसलमान के साथ किया हो रहा है। बदकिस्मती से इस वक्त भारत के अंदर हिंदुत्व को परवान चढ़ाने के लिए ऐसी रवायत रखी जा रही है जहाँ पे बाकी को निशाना बनाया जा रहा है। सिख ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर सिख की इबादत गाहें महफूज हैं। सिख ये चाहता है कि उन इबादत गाहों को देखने का उनका मौका दिया जाए। हम एक तरफ, आप हमारा जेस्चर देखिए, हम एक तरफ करतारपुर सब का लांगा खोलते हैं, रास्ता खोलते हैं, 4 किलोमीटर अपनी जमीन, पाकिस्तान की जमीन, ऐसा कभी दुनिया में आपको किसी जगह पे नजर नहीं आएगा कि वो दो ममालिक जिनके दरमियान टेंशन है, उन्होंने अपनी जमीन का 4 किलोमीटर का खित्ता भारत के शहरों के लिए खोल दिया कि आप आए और दर्शन करें। ये हमारी जिंदा मिसाल है। जब हम रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं, हम दूसरे मज़हब को स्पेस देने की बात करते हैं कि हमने सिख धर्म के जो मानने वाले हैं, ये जो भी डिवोटीज है, जो नानक नाम लेवा अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, हमने अपनी जमीन का 4 किलोमीटर का खित्ता उनके लिए ओपन कर दिया और हमने कोई वीजा डिमांड नहीं कर 5,000 यात्री आए दर्शन करें। ये हमारी और वहां से देखिए ये किया जा रहा है, वहां से ये किया जा रहा है, कितना फर्क है, तकलीफ भी है। तर्ज़-ए-अमल में। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये तो मोदी सरकार के बजाय मोदी मकार के कि ये जो या मोदी शैतान कहते हैं, ये भी ठीक है कि जो मतलब ठीक है, आप अगर आप किसी चीज में तरक्की भी आपने की है तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है ना। विद सक्सेस कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फिर आप एक अच्छा पार्ट प्ले करें, अपने रीजन को सिक्योर करें और ताकि कोएग्जिस्टेंस प्यार मोहब्बत से रहें। एग्जैक्टली यही तो मकसद है दुनिया का तख्लीक करने का। और इंडिया ये सिर्फ पाकिस्तान इस तरह की जो हर एक मुल्क के पीछे पड़ा है। मैं बार बार कह रही हूँ कि श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, आसपास जो है, हर एक के लिए मुसीबत और पॉलिटिकल अनरेस्ट आप अगर करेंगे तो आप खुद भी सुकून से, चैन से और इस तरह के नजरियात में जो है ना वो तजुर्बात हो चुके हैं। ये जर्मन नाजीज का वो जो था नजरिया, वो सारे फेल हो चुके हैं। जी, अब दुनिया में कोएग्जिस्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मिलजुल के रह सकते हैं और तरक्की भी कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा सा हम एंटरटेनमेंट शोबिज़ की दुनिया में चलेंगे जहां वहां भी बड़ी खौफनाक खबरें चल रही हैं। हम बिल्कुल बात करेंगे बॉडी शेमिंग पे, हम बात करेंगे फिर मारिया बी और जो टर्किश इन्फ्लुएंसर है उनके दरमियान जो फड्डा चल रहा है, फड्डा ये बड़ा सीरियस है, इस पे बात करेंगे। प्लीज स्टे विद अस। ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे ऑन 365 न्यूज़। राइज एंड शाइन एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, इंटरनेशनल टेंशन तो चल ही रही है, लेकिन लोकल भी कुछ कम मजे नहीं हो रहे। मैं क्या बताऊँ, कम मतलब टेंशन लोकल भी इंटरनेशनल पहुंच गई है। हाँ, यहाँ भी कोई मजे नहीं हो रहे, बहुत टेंशन यहाँ भी है। और हम जरा उस टेंशन की बात भी करेंगे। शोबिज में, सेलिब्रिटीज में, इन्फ्लुएंसर्स में फड्डे अब भी चल रहे हैं और जो लेटेस्ट इस वक्त है, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन 2 मेजर पे बात करेंगे। कोमल मीर के वेट लॉस, वेट गेन, स्किनी शेमिंग, फैट शेमिंग, उन्होंने खुद आके क्योंकि बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसने बच्ची ने बात की। और उसके बारे में तो हम साइकोलॉजिस्ट से बोलेंगे क्योंकि ये तो कुछ दिमागी मर्ज है हमारे लोगों में, जो हम इतने ऑब्सेस्ड हैं वेट को लेके। और उससे पहले हम बात करेंगे मारिया बी, जो अक्सर जो ओवरसीज पहुंच गई है वो कंट्रोवर्सी। जी, न्यूज़ में वो होती हैं, कोविड में भी बड़ी न्यूज़ में थी, उसके अलावा भी कोई ना कोई इनकी स्टेटमेंट जो है वो वायरल हो ही जाती है। अब भी लेटेस्ट मारिया बी, जो कि डिज़ाइनर हैं लेकिन वोकल भी हैं बड़ी सोशल मीडिया पे, उनका फड्डा विद द टर्किश इन्फ्लुएंसर। उन्होंने कहा कि फड्डा भी होगा तो ओवरसीज ही करेंगे हम। वो हो गया। अरे वो हो भी गया और बड़ा अजीब सा था और बड़ी बुरी जबान भी जो है मैं भी देख रही थी। पहले उनकी एक वीडियो देखी इन्फ्लुएंसर की, फिर उसके बाद बहुत सख्ती से उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए मारिया बी के लिए। पहले मारिया बी का देखते हैं कि मुझे समझ नहीं रहा, वहां से स्टोरी शुरू हुई, फिर हाँ फिर इसने रिएक्ट किया, इन्फ्लुएंसर ने डिस्कस करते पहले आप देखिए मारिया बी ने क्या कहा। ड्रेस की पैसा बात हो रही है। आपका क्या ख्याल है कि मैं क्यों चुप हूँ? मेरी एक जूनियर पीआर की लड़की थी, ये जो इन्फ्लुएंसर हैं इन्होंने इतना स्कैंडल क्रिएट किया। ये मुझे वो रीच आउट उन्होंने किया था कि मुझे आपका ब्रांड बड़ा अच्छा लगता है, वांट टू वर्क विद यू। मैंने कहा श्योर। आई हैंडेड हर ओवर टू दिस गर्ल, यंग न्यू गर्ल। मिस्टेक हो गई उससे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उससे। कपल ऑफ $100 चले गए, जो वो अंडरस्टैंडिंग उसकी थी। मैं लाखों रुपए की जोड़ी भी उनके पास है। बाकी पेमेंट का वो डिले इसलिए हुआ था कि उसने दोबारा से डिस्कस करना था हमारे से। तो उस बच्ची को मैं क्या करूं? उससे मिस्टेक हुई, उसको मैं मार दूं, उसको जॉब से निकाल दूं या थ्रो हर अंडर द बस? एट मारिया बी वी डोंट डू दैट। मैं इसीलिए क्वाइट थी टू प्रोटेक्ट दैट गर्ल। एवरीबडी कैन मेक एन ऑनेस्ट मिस्टेक। वो इंसान है, फरिश्ता नहीं है। टेंशन में उससे उठा नहीं जा रहा कि इतना बड़ा स्कैंडल ऑल ओवर अ डिले इन पेमेंट। एक दफा इनको नहीं कहा कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, नॉट वंस।
यानी ये अभी समझ रहे हैं इस पे हम पेमेंट का बात कुछ इशू करेंगे। है। अब जो इन्फ्लुएंसर है जरा उनकी भी बात सुन लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे। जी शेयर किया है मारिया भज्जी, आपका आवाज ना बहुत ऊंचा आ रही है, ठीक है, मेरे गुस्सा ना चढ़ाए। अभी मैं सारी स्क्रीन शॉट इधर शेयर करती, थोड़ी आपको भी शर्म आए। अच्छा, और खैर, भी आगे बहरहाल। मैंने बहुत दफा सुना इनको इन्फ्लुएंसर जो बात कर रही थी कि चक्कर क्या हुआ, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं डिजाइनर्स के साथ बिल्कुल काम करते हैं। कभी इन्फ्लुएंसर्स डिजाइनर को अप्रोच करते हैं, कभी डिजाइनर्स जो हैं इन्फ्लुएंसर्स को Collaborations अप्रोच होती करते हैं। हैं कि जी कोलैबोरेशन करते हैं, क्योंकि हमारे कपड़े अब इंटरनेशनली सेल हो रहे हैं, तो हमें वहाँ से भी प्रमोशन जो है ना डिजाइनर्स को चाहिए होती है। ये कह रही है कि मुझे 3 कपड़े मारिया अभी ने भेजे, उनकी पेमेंट होनी थी और पेमेंट सिर्फ 1 ड्रेस की आई, बाकी 2 की नहीं आई। ये उनका था, शी वाज आस्किंग फॉर द पेमेंट कि भाई किधर गई मेरी पेमेंट भेजो। तो वो मैनेजर जो थी जिसने कमिट किया था, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी कि भाई कब आएंगे पैसे, क्या होगा, ये नहीं होगा। फिर मारिया बी का बयान आया जो उन्होंने उस पर कहा कि भाई उन्होंने हमने कहा तो- कि पेमेंट डिले हुई है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो खैर ये कोई पेमेंट का इशू था, उन्होंने उनको कपड़े भी भेजे, उन्होंने कहा मेरे इलाकों के कपड़े भी उनके पास मौजूद हैं। अच्छा, ये तो थोड़ी सी मेरी बच्ची कोई उनकी काम करने वर्कर होगी उस वो अच्छा, फिर वो जो वीडियो है थोड़ी सी दोबारा चलाएंगे, बता रहे हैं। जी चलाएं चलाएं complete उनकी। देखते हाँ, हैं। इन्फ्लुएंसर की भज्जी ने मेरे खिलाफ थोड़ी शेयर किया है। मारिया भज्जी, आपका आवाज ना बहुत ऊंचा आ रही है, ठीक है, मेरे गुस्सा ना चढ़ाए। अभी मैं सारी स्क्रीन शॉट इधर शेयर करती, थोड़ी आपको भी शर्म आए। एट द एंड आपने अगर एक स्टोरी भी बोलना था ना मेरी तरफ से, ये टॉपिक खत्म होना था। इनकी मैंने मैनेजर से बात किया, फिर आउटफिट सारे ब्रांड को पता है कि फिर ड्रेस चार्ज होती है, और आप लोगों ने मुझे 3 ड्रेस भेजी है, तो 3 ड्रेस के आप लोगों ने मुझे पैसा पे करना ही था, ठीक है। आप लोग मुझे 1 ड्रेस भेज के हम ऑलरेडी उसको 600 भेजी है, और उसने वीडियो लगाने के बाद हमसे पैसा मांगता है। आप ठीक हो, मैं आपसे क्यों पैसा मांगू अगर उधर फिर आउटफिट और फिर ड्रेस की पैसा बात हो रही है। फिर बाद में 2 महीने के बाद मैंने इधर मारिया अपी को 17 मार्च को मैसेज भेजा अच्छी तरीके से, थैंक यू सो मच अपी, मैं आपके साथ काम किया है, लेकिन ना आपकी ना मैनेजर जवाब नहीं दे रही, ओ यही चीज़ें मैं हैंडल नहीं करता, मेरी मैनेजर हैंडल करता है। फिर बाद में मैनेजर से मेरे शोहर भी खुद बात की, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बात पैसे की बात नहीं है, बात आप लोगों की ये डिसरिस्पेक्टफुल, लोगों को इंसान नहीं समझने की बात है। मैं पैसे के पीछे भागती ही नहीं हूँ। दूसरी बात, आप लोगों ने ना, मैंने इधर मैसेजेस भेजी है, आप अगर अपनी बात में इतना अच्छा है, आप अपनी मैसेजेस क्यों डिलीट किया है? मेरी इधर स्क्रीन शॉट्स है ना, मैंने आपको भेजी, मेरी इधर वॉइस रिकॉर्ड्स भी है, मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड्स सबके सामने ओपनली शेयर भी कर सकती हूँ। आप अपनी मैसेजेस क्यों डिलीट किया है अगर आपका हक इतना ज्यादा है? कसम से क्या होना चाहिए, आप लोग इस्तांबुल में शूट करता है इतना बड़ा एक्ट्रेस के साथ, ठीक है, उसकी पैसा टाइम पे देती है, क्यों हमारी क्यों नहीं देता है? मैं आके इधर अपने लिए आवाज उठाती हूँ, बात करती हूँ, आपको क्यों मसला हो रही है? अजीब, इसको थोड़ी आप खुद शर्म कर, ठीक है। फिर बाद में मैं मैसेज भेजती हूँ, मेरे मैनेजर से, ब्रांड आपका ब्रांड है, ठीक है, अगर मैं आपको मैसेज भेजती हूँ, इतनी आप इस चीज से अवेयर है। मैं वीडियो लगाने के बाद मुझे कह रही कि मैं अपनी मैनेजर को जाके बात करती हूँ। मैं इससे पहले आपको मैसेज भेजे, उस टाइम आप अपनी मैनेजर से बात नहीं कर सकता था। ये पैसा जितना बात समझ आ गई जी कि पैसे का ये मसला है, और उन्होंने उनसे ज़्यादा उनकी प्रमोशन के लिए ड्रेसेस वगैरह प्रमोट किए, उन्होंने कोई पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह बनाई होंगी, और उसके बाद उनको पैसे नहीं दिए। अच्छा, इनका गिला ये है कि कम्युनिकेशन गैप है, यानी मैं पैसे मांग रही हूँ तो आप मुझे सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे रही, यानी आप ये नहीं बता रही कि भाई इस डेट को मिल जाएंगे, तो और डिनाई करी, फिर मैसेजेस भी डिलीट कर दिया आपने। तो मारिया बी के बारे में उनका ये कहना है, मारिया बी जो कह रही थी वो भी पता चल गया। अच्छा, यहाँ ना मैं 2 बातें करूंगी। देखें, जब आपका एक बहुत बड़ा ब्रांड होता है ना, तो आपको ऐसी नेगेटिव पब्लिसिटी या नेगेटिव कोई रिस्पॉन्स आए, इसको होने ही नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसके लिए पैसे आपके एक्स्ट्रा लग भी जाएं तो लगा दें, ये सारी दुनिया ऐसे करती है कि यार हमारा नाम है, नाम नहीं खराब होना चाहिए। किसी कोई मसला है यार, आप सॉल्व करें। आपकी अगर रिप्रेजेंटेटिव ने गलत कुछ कमिट किया, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपने एक्सेप्ट भी किया। कॉम्पनसेट। बिल्कुल, मेरा एक वर्कर अगर किसी जगह कमिट करता है, वो मेरा वर्कर है, उसने 10 लाख 20 लाख जो काम मुझे देना है, क्योंकि वो मेरा वर्कर है, तो और वो लॉस वो आपका है, अगर लॉस हो भी रहा है उस पे खड़े होके ऐसे ये जो हो रहा है ना, दिस इज बैड फॉर द ब्रांड। और मैं ओवरऑल भी बात करूंगा नादिया, जब आप काम लेते हैं किसी से तो भाई आप उसकी पेमेंट करें ना टाइम पर। ये कौन सा तरीका है कि काम आपने ले लिया अपना,
और उसके बाद आप पेमेंट के लिए डिले कर रहे हैं, जैसे पता नहीं मैं उधार नहीं, मांग और रहा खुद बात करें। देखिए ऐसे में जब होता है आप कहते हैं अच्छा जी मैं खुद बात करूं, डिफ्यूज करूं, सिचुएशन होनी नहीं चाहिए। जब भी पैसे का लेन देन हो तो प्लीज आप खुद बीच में कूद जाएं। ये नहीं कि जी उससे गलती हो गई मैं निकालूं, मैं ये वो बात नहीं हो रही। बात ये कि उसको पेमेंट मिलनी चाहिए, नंबर 1। बट कमिंग बैक टू द इन्फ्लुएंसर भी मैं कहूंगी आप सही हैं गलत हैं, आपके पास प्रूफ है, ठीक है। आपने अल्फाज बहुत बदतमीज इस्तेमाल किए, मुझे दुख हुआ। वो हमने वीडियो उतना पार्ट चलाया भी नहीं जिस तरह इन्होंने मारिया बी से बात की है। मारिया बी हो या कोई भी, बेटा ऐसे बात नहीं करते, ऐसे अल्फाज मैं ये करूं मैं वो करूं मैं बोल भी नहीं सकती। वेरी बैड। एज एन इन्फ्लुएंसर आपको अपनी जबान पे अल्फाज पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये बदतमीजी में आ जाता है। अगर आपका केस सही भी है ना तो वो गलत में चला जाता है, बिकॉज यू मिसबिहेव्ड। और ऐसा कोई भी कल्चर, रिलीजन या कोई बुजुर्ग अपने बच्चों को ऐसे नहीं सिखाते कि इस जबान में आप किसी से बात करें। आपने जो मेरे से पहले मैं हो रही थी, लेकिन जो सिंपैथी वहां मेरे से और बहुत सारे लोगों से लूज की बिकॉज ऑफ योर बैड। लेकिन थोड़ा सा मार्जिन नादिया इसमें देंगे, लैंग्वेज उनका लैंग्वेज बैरियर है, वो लैंग्वेज उर्दू थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। नहीं ना ना ना, अल्फाज जो उन्होंने उर्दू में इस्तेमाल किया, मारिया मैं तो मैं ये करूंगी मैं नहीं, मैं शो पे नहीं बोल सकती। इतने गंदे आपने अल्फाज इस्तेमाल किए किसी भी औरत के लिए, किसी इंसान के लिए जो आपसे बड़ी भी उम्र में, आपको कुछ तो लिहाज होना चाहिए था। वहां आई एम सॉरी यू लॉस्ट द सिंपैथी बिकॉज ऑफ योर बैड। सारे केस को खराब कर देता है बात करने का तरीका। तो आपका अंदाज जो है ना, बात करें, केस है आपका बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन जैसे ही आप बदतमीजी करते हैं खत्म। बिल्कुल, हाँ, डेरोगेटरी जो ये आपको इसका भी अपोलोजाइज करना चाहिए फॉर यूजिंग दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। और मारिया भी शुड, ये कुछ भी अमाउंट नहीं है, जल्दी से बिल्कुल खत्म करें। जी आपके वर्कर ने किया है, इट्स योर प्रॉब्लम। यस, आपको उसको ऑनर करना पड़ेगा उस बात को। चले, ये तो हो गई बात हमारी। और अब दूसरी चीज जो बात करी थी, बॉडी शेमिंग का जो मामला है, हाँ, उस पे हमारी उनको इंट्रोड्यूस भी पहले करा दें, क्योंकि बैठी हैं यहाँ शर्मीन। अस्सलाम वालेकुम शर्मीन, कैसी हैं आप? जी शर्मीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और मामलात जो हैं, जो यहाँ फंस जाती हैं चीज़ें, उनको ज़रा सॉर्ट आउट भी करती हैं इससे। तो शर्मीन आपसे अभी आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर आपको समझ आएगी। इसमें सेलिब्रिटीज़, नॉर्मल लोग आजकल इतने ट्रोल होते हैं, तो सेलिब्रिटीज़ की क्या बात है। पतले हों तो सूखे सड़े हैं, ठीक है जी, अगर गेन कर लिया तो मोटे हैं, फट रहे हैं, या सर्जरी कराई है इन्होंने, कोई प्रोसीजर कराया। तो यही जो आजकल ट्रोलिंग है, हरासमेंट है एक तरह से, कोमल मीर भी फेस कर रही है। बहुत प्यारी बच्ची, वो है वीडियो हमारे पास अभी थोड़ी सी जो और अभी उनके जो वेट गेन के ऊपर अच्छी बात यह कि उसने खुद फाइनली किसी शो में आके बात किया। तो क्या बोला उन्होंने, ये सुनिए। देखिए जरा। Fat shaming you. I have no idea. When I was skinny, people skinny shamed me, and अब मैंने थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया है तो everybody's fat shaming me. तो I think बस किसी हाल में खुश नहीं है आवाम हमारी। Yeah, but I think they can. And it's not like कि मैं मोटी हो गई हूँ. I don't think कि मैं मोटी हुई हूँ. I think मैंने literally सिर्फ 6 kgs gain किया है. But yes, मैंने I think जल्दी किया है तो people are just shocked maybe. But you did it for a character या खुद? Yes, I did it for a project. जो खैर अब डिले हो गया थोड़ा। ये खुद बेचारी परेशान है वो कि उनकी ट्रोलिंग हो रही है खामखे में। अब भाई वेट गेन कर लिया उन्होंने, किया ना, आपको इससे क्या है? इस पे बड़ी बहुत सारी बातें हैं शर्मीन, लेकिन बताएंगे जो हमारे पहले लोगों पे बात करते हैं, फिर हम इन पे बात करेंगे कोमल मीर पे भी। हम लोगों में हमारे ऑब्सेशन क्यों है कि हम हर एक से जो आजकल मिलते हैं, देखते हैं, वीडियो पिक्चर, हम उस पे उसके वेट पे पहले बात करते हैं। अगर आप बाहर मुल्कों में जाएं तो सबसे पहले जब गुफ्तगू शुरू होती है तो वो मौसम से होती है कि आज बारिश हो रही है, धूप है, गर्मी है, सर्दी है। तो हर कल्चर के अंदर कोई एक ऐसा मौजू होता है जो लोगों को लगता है कि वो नॉर्मलाइज है और उसके बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ लोगों को लगता है कि अपनी बुजुर्गी में या अपने प्यार के अंदर वो आपकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा दाने बहुत निकले हुए हैं, काली बहुत हो गई है, गोरी बहुत हो गई है जी। मगर जो आपके सेलिब्रिटीज़ होते हैं या इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, क्योंकि उनका काम ही पब्लिक आई में होना है। आपने आई एम श्योर आपको याद होगा कि 3-4 साल पहले एक मॉडल ने सुसाइड भी कमिट कर ली थी, क्योंकि ये जो क्रिटिसिज्म होती है ना, इसका इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है लोगों के ऊपर कि लोगों को एहसास नहीं होता है कि एक छोटी सी बात आपने कर ली कि मोटी हो गई है, में चले जाते हैं बहुत से एक्टर्स ने देखा, उन्होंने बताया कि उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उनकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये भी चीज़ें हैं जिनके बारे में थोड़ा सा हमें खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर मैंने किसी को मोटा या पतला कह दिया, उसकी ज़िंदगी पे क्या हो रहा है, उसको एहसास क्या हो रहा है, क्या वो वाकई में कुछ लोग होते हैं जो वेट गेन नहीं कर सकते, कुछ लोग होते हैं जो वेट लूज़ नहीं कर सकते। तो एक्चुअल चीज़ जिसके ऊपर हमें फोकस करनी चाहिए हमारी सेहत, और उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता। स्किन, हेयर, कपड़े, ज्वेलरी सब साइड पे, मेकअप साइड पे, उफ सबसे पहले वजन। अरे यार बड़ा तुमने, अच्छा यू कैन नॉर्मली मैं देखा बाहर जाऊँ तो कहते हैं आप यार यू लुक वंडरफुल, यू लुक सो नाइस, नाइस टू सी यू,
अच्छा, मुझे लगता है कि इसके पीछे थोड़ा सा ये सोच आप कह रहे हैं कि प्यार में कह देते हैं, मुझे लगता है कि शायद जेलसी में कहते हैं। अब जो कि यार थोड़ा सा इसको हम कहीं ना कहीं अच्छा, इसमें हमारे बुजुर्ग भी हैं, इसमें हमारे बुजुर्ग भी आ जाते हैं, जो बड़े हमसे लोग हैं। मैं जब मॉल्स में जाती हूँ, मुझसे कुछ आंटीज, मेरी जो आंटीज होंगी मिलेंगी, एक बस वजन, हाय तुम तो टीवी पे इतनी मोटी लगती हो, तो तुम वैसे तो पतली हो, ये क्या बात है। चलो तो मासूमियत है ना, नजर आ जाती है, वैसे इंसान रियलाइज कर लेता है कि आई एम सिक ऑफ इट। मैं कहती हूँ कोई और बात कर लें यार, आपसे मतलब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं अब क्या एक्सप्लेनेशन दूं, मैं टीवी पे क्यों ज्यादा आती हूँ, मैं क्या करूँ, सब आते हैं, बट दिस इज नॉट द वे टू ग्रीट मी। आप मुझसे ऐसी बात करो, हम जिंदगी में पहली और आखिरी बार मिल रहे हैं, 1 मिनट है आपके पास, और ये बात आप मुझे मेरी मेमोरी में रहेगी कि आपसे कभी मिली तो ये बात, तो इसलिए लोग याद भी नहीं रहते। लेकिन मुझे बताएं साइकोलॉजी क्या कहती है आपकी डेमोग्राफी, यानी जिस कल्चर में, जिस माशरे में आप रह रहे होते हैं, उसी तरह आपकी नर्चरिंग होती है, तो वो क्या कहती है साइकोलॉजी? एग्जैक्टली, हम जिस माशरे में रहते हैं हमारी नर्चरिंग उस हिसाब से होती है। तो 2-3 चीज़ें हमारे माशरे के बारे में, एक कि हम अच्छी बातें नहीं करते, ठीक है, हमें लगता है अगर हम कुछ अच्छी चीज़ बोलेंगे नज़र लग जाएगी, वो भी हमारे माशरे का हिस्सा है, तो हम फ्लॉज या जो खामियां होती हैं लोगों की, जजमेंटल होते हैं। हाँ, और फिर दूसरी चीज़ कि हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्री क्या है पाकिस्तान के अंदर, शादियाँ, ठीक है, तो सब कुछ होता है, बहुत लंबी हो गई शादी नहीं होगी, छोटी हो गई शादी नहीं होगी, पतली हो गई बच्चे नहीं होंगे, मोटी हो गई बच्चे नहीं होंगे, तो हर चीज़ अगर एक चीज़ के अराउंड गिर्द घूम रही है तो फिर सारे ओपिनियंस भी उसी के गिर्द कहना क्या चाहिए, अगर आपको कोई आपके वजन पे बात करता है ऑनलाइन या वैसे पर्सनली, जवाब क्या देना चाहिए शर्मी? थैंक यू। और एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं ना लोगों को इंस्पायर करने के लिए, कि एक पॉइंट बना दें कि जब भी आप किसी से मिले ना, कोई एक तारीफ उनकी करना है, छोटी सी चीज़ हो सकती है, आपकी इयरिंग्स अच्छी लग रही हैं, आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, मुझे लगता है थेरेपी है सबसे बड़ी एंटी एजिंग। इसमें हम सबका भी किरदार है ना, हम खुद भी तो प्रमोट करते हैं ना सोशल मीडिया पे, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, दुबले होने के ये तरीके हैं, मैं ये लेती हूँ, इससे ये हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, वो पहले सेंसिटाइज कर रहे होते हैं इन चीजों को। वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इतना हो गया, क्या करें, व्यूज भी उसी के आते हैं, मेरे पीछे जब आप सेंसिटाइज कर रहे हैं चीज को, तो फिर तो हो गए, कमेंट्स भी आएंगे ना। तो 2 चीजें इधर, एक तो ये कि हमें कॉम्प्लीमेंट्स लेने नहीं आते, किसी ने बोल दिया कि स्किन अच्छी लग रही है, बाल अच्छे लग रहे हैं, लोग है ना ऑकवर्ड हो जाते हैं, अच्छा ठीक है, मगर देखें दाना निकला हुआ है, ये भी क्या, ये भी एक बीमारी है। मैं नहीं तुम्हारे बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, नहीं आजकल तो बहुत गिर रहे हैं भाई, आज मैंने धोए नहीं है, क्या बोलने की क्या जरूरत है, अगर आप खुद अपने लिए स्लिम लग रही है अच्छी, तो नहीं मैं तो बहुत गेन कर लिया है, आजकल मैं बहुत खा रही हूँ। हम ये भी हैं कि हम फौरन कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, प्यारी नहीं लग रही। अगर हमारे अंदर खुद अपने लिए वो प्यार नहीं है या वो एहसास नहीं है कि हम वाकई में प्यार है, हम वाकई में अक्लमंद हैं, हम वाकई में हुनरमंद हैं, तो अगर कोई हमें वो कॉम्प्लीमेंट देगा भी ना, वो अंदर बैठेगा नहीं, क्योंकि हम अपने आप से आगाज कैसे करें, किसी से आप स्ट्रेंजर से मुलाकात हो रही है तो कैसे आगाज करें, ये ना कहें, और ये कि जिसको हम ये जब कहते हैं किसी को कि आप जब ट्रोल करते हैं, एक तो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, ये ना समझना कि बस आपने कोई कन्वर्सेशन कर लिया, नो, आपने किसी का दिल तोड़ा है, आपने किसी को दुखी किया है, शर्म आनी चाहिए और बिल्कुल इसकी सजा है। आप मुझे बताएं, लेकिन जिस पे ये कमेंट ये कर रहे होते हैं ना, इतने मजे से कह के खत्म, अपने कामों में लगे, उस पे गुजरती क्या है? बहुत कुछ, और ये सोचें कि जिसने कमेंट किया उसके ऊपर भी कुछ गुजर रहा है ना, कि शायद उसको खुद अपनी स्किन से इशू या अपने वेट से इशू है, इसलिए उसको लगता है कि अच्छा मैं ज़्यादा मोटी हूँ, अगर मैंने उसे पतला कह दिया तो शायद आई फील मुझे अपने बारे में बेहतर एहसास हो, मगर बेहतर एहसास तो नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर एक खला है, आपको अपना आप ही नहीं पसंद, अपनी ज़ात ही नहीं पसंद, तो आप किसी और में वो चीज़ कैसे वही ज़हनियत है कि जैसे अक्सर बात करते हुए भी वो ये लोग शो करने की कोशिश करते हैं, मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ, यस, ये वही है ना जी। अच्छा, डिफेंसिव है ये। पता क्या होता है कि जब कोई अल्लाह का अज़ाब आता है हमारे घर पे, परेशानी आती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ईमान से मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को बुरा कहा नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं कहा आपने, ये जो आपने कमेंट्स किए थे बुरा नहीं था, तालियां एक्टिंग के लिए, तालियां। नहीं, ये फैक्ट है कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम इतने इनोसेंट हैं, हमने कोई गुनाह, किसको आप कहते हैं गुनाह, क्या किसी का कत्ल ही है, गुनाह क्या किसी की चोरी है? नहीं, दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है, बिल्कुल ऐसा। जो हम अपनी कुछ आप किसी के लिए कर नहीं सकते, तो जबान से 2 अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके उसको खुश तो कर सकते हैं ना। जबान की तकलीफ का पूरा हिसाब है, डरना चाहिए। लिख रहे हैं जो, वो भी एक स्टेटमेंट है, एक बयान है, उसका भी हिसाब है, हमें खौफ नहीं आता। वैसे नादिया आपके कुछ बाल थोड़े से ये भी गलत बात है, नहीं लेकिन देखिए, चलो शुक्र है वेट पे तो नहीं बात की ना, ये बाल वाले पे ठीक है, तो वो तो मैं कहूँगी हाँ मेरे भले के लिए कह रहा है, बाल ठीक कर लूंगी, लेकिन जब ये हम वजन पे बात करते हैं, कितना इतना प्रेशर, और वो लोगों को याद रह जाता है। जैसे मैं अपनी जिंदगी में, मेरे ख्याल 2 साल है जब मैं ओवरवेट थी, टोटल लाइफ में 2 इयर्स,
अलीज़े के टाइम पे, अजान के टाइम पे मैं शो भी कर रही थी, तो वो कोई 3-4 महीने पहले के और बाद के 6 महीने, वो मेरी जिंदगी के साथ अटैच्ड है। मेरे सीवी, मेरा बायोडाटा, मेरा सीएनआई इसी के साथ अटैच्ड। प्रोफेशन में हेवी वेट थी आप। उसके बाद भाई आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो ऑब्वियसली आई गेन वेट और टाइम लगता है निकालने में। हाँ जी, हेवी वेट। अब उसको क्या है कि उस बात को हो गया 2008, ठीक है ना, जब मैं लास्ट टाइम ओवरवेट थी। वजह थी, आज तक लोग कहते हैं अरे आप तो इतनी मोटी थी, आप कम कैसे हुई? मैं कब मोटी थी? मैं जब अजान होने वाला था 2008, अब 2025। तुम्हें वो याद है जो उसके अलावा मैं अपनी जिंदगी में जो इतने साल नॉर्मल रही, फिट रही, वो नहीं याद। वो लोगों को 1 साल याद है। और अच्छा, नॉर्मल होना क्या है? मुझे नॉर्मल होना बताएं। नहीं, पहले इसका तो बताएं ये क्या है। ये मुझे तो, मेरा भी तो काउंसलिंग हो रही है। मैं भी उन लोगों के भी तो बच्चे हुए हैं ना, और काफी लोग बच्चों के वेट से कभी रिकवर भी नहीं करते। वो ये नहीं सोचते, वो ये देखते हैं कि आपके अंदर क्या। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी, याद कैसे है that 1 year and not the other 30 years, क्योंकि अगर my work when I've been को तस्वीर करते हैं कि ये इंसान परफेक्ट है, इसका आइडियल वेट है, इसकी स्किन अच्छी है, इसके बाल अच्छे हैं, उनको नहीं पता आप कितनी मेहनत करती हैं अपनी स्किन को ऐसे रखने के लिए, मेकअप लगाकर, बाल बनवाकर, मेहनत लगती है टीवी पे आने के लिए, पसीने आ रहे होते हैं, सब कुछ इज नॉट ईजी। उनको सिर्फ नजर आता है स्क्रीन पे क्या है, तो उन्हें लगता है ये इंसान परफेक्ट है। अब उस परफेक्शन में अगर 19-20 का भी फर्क हो जाए, उन्हें लगता है कुछ निकालना तो है ना, कि जरा सा 19-20 करना है। कोई और चीज नहीं मिल रही तो चलो कुछ तो नहीं, वो वाली बात। अच्छा, अब इधर कुछ नजर नहीं आ रहा, पुराना ले आऊं मैं कुछ। अच्छा, अब उसके अंदर मैं एक चीज़ कहूँगी, जो आपने अभी इनको भी कहा ना कि चलें ये मेरी बालों की बात करें तो मेरे भला के लिए। अगर कोई आपके वजन की भी बात करता है ना, उनके दिमाग में उनको लग रहा है कि वो आपके भला के लिए कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारी भला का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि पतली हो जाओ, मोटी हो जाओ। मेरी भाभी जो थी, वो एक रोल के लिए, शी इज़ एन एक्ट्रेस, एक रोल के लिए उन्होंने वेट गेन किया, और शूट के ऊपर लोग उन्हें एक बहुत इंटेंस शूट था, 24 घंटे से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो वहाँ डोनट्स पड़े थे, उन्होंने हाथ आगे किया और 3 लोग आगे, क्यों ना खाओ। उनको नहीं पता उनकी बात क्या हुई है डायरेक्टर से कि आपने वज़न गेन करना, उन्होंने कहा ना खाओ, तुम बहुत मोटी हो गए। और वो जब घर आई है 3 दिन, उसने कहा कि मैंने जानबूझ के वज़न गेन किया है, और वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। वो बहुत मुश्किल होता है कि आप होते कौन है मुझे कहने वाले। तो इसी तरह जो ये हम कोमल मीर एक्टर के साथ भी जो कर रहे हैं, बहुत ज्यादती है और गलत बात है कि और मुझे ये भी लगता है कि उसको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, क्योंकि शी इज़ वेरी, वो जो तरह पिटीट, पतली सी, छोटी सी, प्यारी सी, मैं इसका काम भी किया है, तो जो उसको मिलता है ना, तुम कुछ खाती नहीं हो, खाया करो। अरे भाई, अल्लाह ने अगर आपको बनाया ऐसा है, आपकी काट ही यही है, और वो खाती है, और वो बहुत खाती है मजे से, बिरयानी वगैरह सब खा रही होती थी, तो बड़ी अच्छी बात है, शी इज फिट, शी इज एक्टिव। लेकिन लोग कहते थे उसको कि यार टीवी के लिए आपको यू नीड मोर करना चाहिए ना, बस क्या कहते हैं भाई, आपको थोड़ा सा जरा होना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए। वो कह के और किसी प्रोजेक्ट के लिए उसको कहोगे थोड़ा सा पुट ऑन करके आओ, वो भी बात कितना उतना प्रेशर है। और उसके बाद जब उसने किया तो लोग गाना है ना, उसको बैन कर देना चाहिए। वो जो वो वाला गाना है ना, भारतीय गाना, जो अक्सर शादियों में जिसकी बीवी मैंने कहा तमन्ना भाटिया के गाने की, वो बहुत इसको पसंद है। नहीं, उस गाने को बैन कर देना चाहिए, वो बिल्कुल बॉडी शेमिंग है। हम करते थे मजाक में, वो याद है ना आपको, जिसकी बीवी, अब अगर आता ना तो वो बैन हो जाता गाना, जिसकी बीवी। नहीं, ये बात अच्छा, खैर, ये बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हो गई, अब हमें वाइंड अप करना है ना। लेकिन आई मस्ट से कि प्लीज़ आप जब किसी सेलिब्रिटी के बारे में कमेंट करते हैं जी, तो सर्जरियाँ वर्जरियाँ ऐसे जो है ना, वेट गेन करने की, लूज़ करने की, इतनी ऐसे कोने पे नहीं मिल रही नाई की तरह, ऐसे नहीं होता, और किसी को ऐसे कहा ना करें। ये भी अब सेलिना गोमेज है, ठीक है, स्लिम स्मार्ट, ये वो, शी गेन्ड वेट, और अजीब सा कुछ लोगों को में लगा कि डिफरेंट है, पीछे पड़ गए तो पता चला कि शी इज़ नॉट वेल। उनको एक बीमारी है, मुझे मेरी बेटी बता रही थी, वो कंडीशन है जिसकी वजह से ब्लोटिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, और उसके फीचर्स डिफरेंट लग रहे हैं। भाई सब खुश रहे, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। और आप अमीर तरीन औरत को या लड़की को आप देख रहे हैं कि वो भी अगर उसको वेट गेन हो रहा है तो कोई कंडीशन होती है ऐसी, आप मत बोला करें किसी को देख के। भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बॉडी शेमिंग से मुतालिक आपने बताया, लोगों ने यकीनन सीख लिया होगा कि स्किनी शेमिंग, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। हाँ, कोई मोटा है तो खुश है, बस ठीक है, उसके लिए दुआ करें अच्छे की, कोई पतला है खुश है,
काला है, गोरा है, जो कुछ भी है, अल्लाह ने उसको बनाया। अगर वो मुतमईन है, सेटिस्फाइड है, तो आप भी ज़रा मुतमईन हो जाएं, अपनी लाइफ में मगन रहें, उसको बॉडी शेमिंग ना करें। तो ये हुए हमारी सारी बात। प्लीज अपनी अम्मियों को रोकें, पुप्पियों को रोकें, जो आपके साथ चल रही होती हैं औरतें, जिनको अच्छा कुछ नहीं तो किसी के पप्पा को बड़ा शौक प्यार होता है, मोहब्बत अंकल पे को, भी ना कहें कुछ आज। अंकल्स को तकलीफ होती है, देखे ना आप तो जरा मतलब बच्चियों को बोल रहे हैं, कजन्स को बोल रहे हैं, शेमफुल। जी आपका क्या काम है किसी बच्ची के वेट को देखना, घूरना और उस पर कमेंट अब करना? हमें बस क्यों? अब और हमें इस पे इजाजत मना लेनी करना, इस पे मना करना चाहिए। पता है पहले हमारे पेरेंट्स भी मना नहीं करते थे, जब कोई दूर का चाचा Culture पुप्पा ऐसा जाके था ना कमेंट कर देता था, मुझे आग लग जाती थी। मेरी बहन को कहते थे हमारे अंकल, क्या बात है भाई सबका खाना खा जाती हो। अरे मैं कहती थी मैं बड़ी होंगी ना, इन अंकल को तो मैंने सुनानी है। फिर एक दिन मैं बड़ी हो गई, अभी भी अंकल को कहा, अरे जी बिल्कुल बिल्कुल। अंकल से जब बहुत सालों बाद फिर उन्होंने यही बोला, अरे भाई तुम तो ये नहीं, मुझे कहा तुम बड़ी स्मार्ट होगी। मैंने कहा अंकल आपका प्रॉब्लम नहीं है, कोई खा रहा है, कोई स्लिम हो रहा है, क्या मसला सही है? अंकल, मैंने आंटी। क्या कहा, मैंने कहा अंकल आपका काम है सर पे हाथ रख के दुआ दें, बस बहुत शुक्रिया, कमेंट ना किया करें। फिर नहीं बोला। बेहतरीन बात हो गई। अच्छा जी, ये हो गई बस बात। अब बाकी किस्से याद ना करें, कल परसों के लिए भी छोड़ दें कुछ किस्से अपने। अरे सुनाना शुरू करो, सुनाना सदियां करो। गुजर जाएं। रुक जा। तो कल इंशाल्लाह मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, Rise and shine देखते रहिए, and keep कल shining मुलाकात होगी। with us. See you tomorrow. Good अल्लाह morning. हाफ़िज़।